अस्सलामु अलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ पर। थैंक यू सो मच आप सबको मेरी वीडियो देखने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग न्यू हो, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू वन शॉट एफएफ को। ये शानवांग वन शॉट एफएफ होने वाला है और ये फैन फिक्शन में जो विंग है वो टॉप है और बॉटम लानवांग जी है। और हाँ, यहाँ पर विंग एक अल्फ़ा है और वांग जी एक ओमेगा है। और मेरी बेबी मुझे देखकर जानबूझकर चिल्ला रही है, उसे सब लोग बिल्कुल इग्नोर करना। ये समझना कि वो है ही नहीं, ठीक है। मतलब वीडियो में उसकी आवाज़ है ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू फैन फिक्शन को। और एक मज़े की बात बताऊं, मतलब हमारे यहाँ पर ना एक छोटा सा आईना था, छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरी जो बेटी है उसने उस आईने को देख लिया है, ठीक है। तो वो उसको लेकर खेलने लग गई है और उसका जो फेस है वो आईने में आ रहा है, ठीक है। तो बोरा उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो समझ रहा है कि अंदर कोई तो है, मतलब अंदर वो खुद ही है, वो जानती नहीं है उसको, वो किस भी कर रही है एक बार। छोड़ो, वो जो भी कर रही है उसे करने दो और हम हमारी फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज को देखते हैं। कॉलेज पर सारे के सारे स्टूडेंट आ रहे थे। उनमें से हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसके हाथ में एक मून प्रिंस वाला छोटा सा नॉवेल था। फिर दूसरे लड़के ने कहा, हाँ, पता नहीं तुम्हारे सिर पर कौन सा भूत चढ़ा हुआ है। लानवांग जी, देखो तुम जो कह रहे हो ना वो सिर्फ कहानियों में होता है, हकीकत में होता ही नहीं है। उसका नाम वांग जी था। वांग जी ने नोबेल को पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, चांद पर खरगोश होते हैं। उसका एक दोस्त था न्योहसांग, उसने कहा, यार वांग जी, इसकी तुम्हारी बातें ना बिल्कुल इनलॉजिकल है, समझे। मुझे नहीं लगता कि चांद पर कोई खरगोश होता है। यार वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है तो खरगोश कहाँ से आ जाएंगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या। वांग जी ने कहा, हो सकता है कि वो उनका वेराइटीज़ अलग हो, मतलब वो अलग किस्म के होंगे, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही ना पड़े। ये सुनकर पास के कुछ अल्फ़ा और ओमेगाज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी रुक जाता है, उन्हें देखते हुए कहा, तुम लोग क्यों हंस रहे हो। वहाँ से एक अल्फ़ा बाहर आता है, उसका नाम वेंचाओ था। उसने कहा, हे बुद्धू लानवांग जी, हे गाइस देखो ये लानवांग जी कितना बुद्धू है, ये कह रहा है कि चांद पर खरगोश होते हैं। वांग जी ने कहा, हाँ होते हैं, ये सच है, दादी ने भी कहा था मुझे और एक किताब में भी लिखा हुआ है, चांद पे खरगोश होते हैं। वेंचाओ ने कहा, अच्छा चांद पे खरगोश होते हैं, तो बताओ वो कभी धरती पर क्यों नहीं आते। वांग जी ने कहा, वो धरती पर क्यों आएंगे, चांद उनका घर है, क्या तुम कभी चांद पर जाते हो। वेंचाओ ने कहा, हाँ ये सब बातें ना झूठी है, कहानी में होता है असली, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वांग जी ने कहा, किसने कहा नहीं होता है, मैंने कहा ना कि चांद पर खरगोश होता है, इसका मतलब होता है। ये सुनकर वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वेंचाओ ने वांग जी को चिढ़ाते हुए कहा, पता है एक नंबर का पागल हो तुम, इसलिए तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम बिल्कुल सिंगल हो। बट वांग जी मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। वांग जी ने उसे धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, और वैसे भी मुझे तुम जैसे अल्फा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वांग जी का क्लास में मन नहीं था, वो बस हर वक्त सिर्फ आसमान को देख रहा था। उसने आसमान को देखते हुए कहा, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चांद में सच में रैबिट होते हैं। हाँ, बट टीचर ने वांग जी को स्टैंड अप करके कहा, तो वांग जी खड़ा हो गया। स्टैंड अप वांग जी, मैं यहाँ पर पढ़वा रहा हूँ लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। वांग जी ने कहा, अब टीचर दरअसल मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। टीचर ने कहा, क्या सवाल घूम रहा है। वांग जी ने कहा, अब क्या मून पे रैबिट होते हैं। ये सुनकर पूरे क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी सबको घूम घूम कर देखता है।
टीचर ने कहा, वांगजी क्या तुम एक छोटे से बच्चे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? वांगजी ने कहा, नहीं ये सच है, मून पर रैबिट होते हैं। फिर टीचर ने कहा, इसका मतलब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मून और रैबिट पर है। मेरे क्लास से अभी कभी बाहर निकलो। वांगजी ने कहा, लेकिन टीचर। बट वो वांगजी की बात को नहीं सुनते हैं और वांगजी को बाहर निकाल देते हैं। सीन कट होता है। जब वांगजी घर आता है तब उसकी आंटी ने कहा, हाँ आ गई तुम? वांगजी उसकी आंटी को देखते हुए कहा, हाँ मैं आ गया। लान कुरैन ने कहा, आज कॉलेज कैसा रहा बेटा? वांगजी ने कहा, अब हाँ अच्छा ही था, बस वैसे ही। फिर से चैन ने कहा, ओह अच्छा, बहुत अच्छा था। हाँ वांगजी तुम पढ़ाई करते हो या फिर हर वक्त सिर्फ मून प्रिंस के बारे में सोचते रहते हो, रैपिड के बारे में? फिर मैडम ला ने कहा, क्या बात है सिचैन बेटा, तुम किस रैबिट की बात कर रही हो? सिचैन ने कहा, मॉम आपको पता है आज कॉलेज में सब लोग वांगजी के बारे में बातें कर रहे थे कि वांगजी ये कह रहा है कि मून पर रैबिट होते हैं। ये सुनकर मैडम लान भी हंसने लगता है। उसने कहा, वांगजी तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? सिचैन ने कहा, इसका दिमाग पहले से ही ख़राब है मॉम। वांगजी ने कहा, गगा मैं सच कह रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि रैबिट सच में होते हैं, खरगोश होते हैं चांद पे। सिचैन ने कहा, वांगजी प्लीज़ सुनो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम जाकर ना ये उट पटंग बातें कॉलेज में करोगे ना तो मैं तुम्हें कॉलेज से जाना बंद कर दूंगा, समझी? वांगजी ने कहा, लेकिन सिचैन ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि मेरा भाई ये सब कुछ कह रहा है, बट वांगजी मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि तुम एक पागल इंसान हो? ये बोलकर वो चला गया। यहाँ पर सिचैन थोड़ा रूड है, ठीक है, वांगजी से। वो वांगजी को पसंद नहीं करता क्योंकि वांगजी का जो डैड था उसने जो उसका जो प्रॉपर्टी था वो वांगजी को आधा दिया है और सिचैन को आधा, मतलब दिया नहीं है, उन्होंने बस तय किया है कि वांगजी को आधा देंगे और सिचैन को आधा देगा। सिचैन ने बस इतना कहा कि वो एक ओमेगा है तो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलना चाहिए, और वैसा भी वो हमारे घर का कोई है भी नहीं, बस हमारे घर में रहता है। दरअसल वांगजी की लाइफ स्टोरी के बारे में बताओ तो वांगजी अपनी अंकल और आंटी के पास रहता है क्योंकि उसका जो फादर था उसके दिमाग की हालत थोड़ी ख़राब थी और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी और उसकी मॉम भी एक्सीडेंट में मारी गई थी। बट वांगजी बच गया था तो उन्होंने वांगजी को अपने पास रख लिया। तो जो पूरी प्रॉपर्टी थी वो लान कुरैन ही संभालता था। लान कुरैन का ही था क्योंकि उसका भाई तो अब नहीं रहा ना दुनिया में। तो लान कुरैन ने ये तय किया था कि वो जो प्रॉपर्टी है वो आधा वांगजी को देंगे और आधा सिचैन को देगा। बट सिचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो ये सुनता है कि वांगजी एक ओमेगा होकर भी उसकी प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा लेगा। सिचैन ने बार बार कहा कि वांगजी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी शादी हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से। बट लान कुरैन अपने उसूलों का पक्का है तो वो ऐसा ही करेगा। इसीलिए सिचैन वांगजी को पसंद नहीं करता और मैडम लान भी। वांगजी हाथ मुँह धोने के लिए अपने रूम में आता है। उसने कहा, बट सच में रैबिट होते हैं, मेरी मॉम ने भी मुझे बताया था। जब मैं 5 साल का था तब मॉम ने मुझे कहानी सुनाई थी कि रैबिट मून पर रहते हैं और रैबिट प्रिंस बहुत हैंडसम होते हैं। डिनर के बाद वांगजी चुपचाप लेटा हुआ था और वो बस आसमान के सितारों को अपनी बिस्तर से सोकर खिड़की से देख रहा था। बिस्तर पर ही था। इधर सीन कट होता है। अब हम एक अलग सी दुनिया देखते हैं, चांद, जो कि सबसे खूबसूरत दुनिया का अगर कोई खूबसूरत चीज़ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चांद है। चांद तो दुनिया का ही हिस्सा है ना, क्योंकि हम चांद को मामा कहते हैं और धरती को माता कहते हैं। इसका मतलब चांद और धरती आपस में भाई बहन हुए, है ना। हाँ, तो चांद की रोशनी चमक रही थी। चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं है, वो सन से ही चमकता है। चांद अपने ही मूड पर चल रहा था, बट चांद के अंदर छुपे हुए कुछ राज यहाँ पर खुलासा किया जाता है। फिर इधर हम एक किंगडम देखते हैं जहाँ पर
बहुत सारे इंसान थे, बट एक अजीब सी बात थी। उनके पीछे एक छोटू सा पूंछ था और उसकी हेड पर 2 कान थे, बिल्कुल रैबिट की तरह। बहुत क्यूट थे वो लोग। ह्यूमन जैसे दिखते हैं, कोई कोई रैबिट बन रहा है, कोई कोई ह्यूमन है। आज रैबिट प्रिंस का बर्थडे है, 25 साल पूरा हो गया है। सब लोग उनके सोलमेट को देखने के लिए जा रहे थे। पूरे किंगडम के जितने सारे गांव वाले थे, सब लोग महल के सामने इकट्ठा हो गए थे। महल काफ़ी बड़ा था, वहाँ की चमक धमक कुछ और ही थी। आज मून प्रिंस रैबिट प्रिंस विभूषण का बर्थडे है। विभूषण जो कि एक बेहद खूबसूरत अल्फ़ा है, जो कि एक रैबिट है। सच में उसके जैसा कोई भी नहीं। रैबिट किंगडम में सब लोग विभूषण की तरह हस्बैंड को ढूंढते हैं, बट विभूषण तो अलग इंसान है। रैबिट है। केक कटिंग होती है, सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है, पार्टी चलती है, सब लोग ड्रिंक करते हैं। तभी रैबिट जो किंग था वो सामने आता है और वो अपनी क्राउन को निकालते हुए कहा, आज से इस किंगडम का नया किंग विभूषण है। विंग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया। तभी मैडम वी ने कहा, रुक जाइए, इसे ऐसे नहीं पहनाते हैं। पहले सिंहासन में बैठना पड़ता है और अपनी ओमेगा को दिखाना पड़ता है, उसके बाद क्राउन मिलता है। विंग ने कहा, क्या क्या ओमेगा दिखाना पड़ता है? फिर उसने जो वी चांग से था, उसने अपनी क्राउन को पहनते हुए कहा, हाँ तुम्हारा सोलमेट कहाँ है विंग? सोलमेट के बिना तुम किंग नहीं बन सकते हो। विंग ने कहा, क्या किंग बनने के लिए सोलमेट सही है? मैडम वी ने कहा, हाँ क्यों विंग, तुम्हारा सोलमेट कहाँ है? 1 मिनट रुको, अब तक तुम उससे हमें मिलवाया क्यों नहीं? सब लोगों ने कहा, प्लीज़ हमें अपना सोलमेट से मिलाइए, हम हमारे महारानी को देखना चाहते हैं। विंग ने कहा, मैं महारानी कहाँ से लेकर आऊँ? विंग ने कहा, मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ ना, और वैसे भी अब किसने कहा कि किंगडम चलाने के लिए सोलमेट की ज़रूरत है? मिस्टर वी ने कहा, विंग शांत हो जाओ और चुप हो जाओ, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? ये हमारे पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि जब कोई नया प्रिंस किंग बनता है तब उसे अपना सोलमेट दिखाना पड़ता है, बिना सोलमेट के वो किंग नहीं बन सकता है। विंग ने कहा, लेकिन ऐसा नियम क्यों? किंग ने कहा, वी चांगसे ने कहा, विंग हम इसे इसलिए करते हैं ताकि हम ये सोचें कि हमारे किंग का भी एक छोटा सा प्रिंस आएगा और फिर वो यहाँ पर नया किंग बन जाएगा। बट अगर कोई किंग शादी नहीं करता है तो वो राज्य बर्बाद हो जाता है, इसीलिए किंग बनने से पहले शादी करना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर फेंग ने कहा, क्या ये कोई रूल है क्या? और वैसे भी मुझे कोई सोलमेट नहीं मिला। फिर मैडम विंग ने कहा, नहीं मिला मतलब? विंग तुम्हारे 25 साल पूरे हो गए और अभी तक तुमने अपना सोलमेट नहीं ढूंढा? विंग ने कहा, कोई ज़रूरत है क्या उसकी? और वैसे भी मुझे कोई पसंद नहीं है और ख़ास मुझे किसी में इंटरेस्ट भी नहीं है। वी चांगसे ने कहा, विंग अगर तुम्हें यहाँ का किंग बनना है तो सबसे पहले अपना सोलमेट लाना पड़ेगा, समझी? विंग ने कहा, अब मैं इतनी जल्दी अपना सोलमेट कैसे लेकर आऊँ जबकि वो है ही नहीं और मुझे कोई पसंद भी नहीं है। मैडम वी ने कहा, देखो यहाँ पर कितने सारे ओमेगाज हैं, तुम किसी को चूज़ कर सकते हो। विंग ने एक बार नज़र घुमाई, वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा थी। सब लोग विंग को ही देख रहे थे, कोई विंग को अपने लिप्स को भी दिखा रहा था। विंग ने कहा, हाँ कितनी खतरनाक है। मैडम वी ने कहा, खतरनाक है? विंग ने कहा, देखो ये मॉम मुझे कोई पसंद नहीं है। फिर वी चांगसे ने कहा, क्या मतलब पसंद नहीं है विभूषण? तभी सब लोगों ने कहा, क्या प्रिंस विंग के कोई सोलमेट नहीं है? इसका मतलब वो बिना सोलमेट के हैं, 25 साल हो गए उनके। महामंत्री सामने आ गया, उसने कहा, महाराज माफ़ करना, छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन जब कोई रैबिट की 25 साल पूरा होता है तो उसे अपनी सोलमेट को सामने लाना पड़ता है। बिना सोलमेट को वो किंगडम में नहीं रह सकता है, ये आपका ही रूल है। ये सुनकर किंग ने कहा, हाँ ये मेरा ही रूल है। फिर
महामंत्री ने कहा, राजकुमार को अपना सोलमेट ढूंढना चाहिए। विंग ने कहा, बट मुझे कोई पसंद नहीं है, और वैसे भी ये रैबिट्स मुझे बहुत अजीब लगता है। वी चांगसन ने कहा, तुम खुद भी एक रैबिट हो विंग, भूलो मत। विंग ने कहा, क्या ये कोई अजीब सा रूल नहीं कि 25 साल के बाद सोलमेट होना चाहिए? वी चांगसन ने कहा, ये मेरा रूल है विंग। गांव वालों ने कहा, आप हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हो। अगर किसी ने सोलमेट नहीं बनाया है तो आप उसे इस गांव से बाहर निकाल देते हो। अब आपके बेटे के बारे में आपको क्या कहना है? जवाब दीजिए, हमें सोलमेट दिखाओ, हमें सोलमेट दिखाओ। ये बोलकर वो लोग नारी लगाने लगते हैं। विंग ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है? सोलमेट की क्या ज़रूरत है? मैं किंग बन जाता हूँ ना, मुझे से कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर वही चांगसन ने कहा, विंग, उसने चाबुक उठाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? देखो, अगर तुम सोलमेट नहीं ढूंढ पाए तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने के अंदर तुम्हें अपना सोलमेट ढूंढना पड़ेगा। विंग ने कहा, सिर्फ 1 महीना? इतना कम समय? अब मुझे रैबिट वर्ल्ड में कोई पसंद नहीं है। फिर किंग ने कहा, ठीक है, तुम धरती पर जाओगे, वहाँ पर भी बहुत सारे रैबिट्स रहते हैं, तुम वहाँ से किसी को चूज़ करोगे, समझे, और उसे यहाँ पर लेकर आओगे हमारे साथ। हम उसे देखेंगे और चूज़ करेंगे, और फिर उसे तुम्हारा ओमेगा वाइफ घोषित कर देंगे, और फिर वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर यहीं पर ही रह जाएगा। विंग ने कहा, क्या धरती पर? धरती के रैबिट तो आई मीन वैसे नहीं है ना जैसे कि हम सोच रहे हैं, मतलब वो रैबिट उतना खूबसूरत नहीं होते हैं ना। फिर वही चांगसन ने कहा, तुम्हारी यही सज़ा है। ये बोलकर वह विंग को धक्का देता है और विंग धरती की तरफ गिर जाता है। उन्होंने विंग को प्रोटेक्शन दे दिया ताकि विंग नीचे गिरते विंग को तकलीफ़ ना हो और दर्द ना हो और विंग को ना लगे। इधर विंग ने कहा, बचाओ, कोई है? विंग बहुत ज़ोर से धरती की तरफ बढ़ रहा था। धड़ाम से वो नीचे गिरता है। वो बिल्कुल फांग जी के गार्डन के ऊपर गिरता है। इतनी ज़ोर से आवाज़ सुनकर फांग जी की नींद टूट जाती है। वो बालकनी में आता है और फिर वो देखता है कि नीचे से कुछ गिरा। फांग जी ने पहले ही नोटिस किया था कि नीचे कुछ गिर रहा है। उसने पहले देखा था कि वो नीचे कुछ गिर रहा है जब वो आसमान की तरफ देख रहा था। उसे लगा शायद ये कोई टूटा तारा होगा, बट ये कोई टूटा तारा नहीं है, बल्कि कोई चीज़ तो है। फांग जी ने कहा, क्या हमारे घर में कोई एस्ट्रॉयड गिरा है? ये बोलकर वो नीचे आता है। तब सब लोग सो गए थे। रात के 12:30 बज रहे थे। वांग जी नीचे आता है तब उसने देखा गड्ढा हो चुका है छोटा सा एक। उस गड्ढे में एक ब्लैक कलर का रैबिट है। ये देखकर फांग जी ने कहा, ये क्या है? पहले वो घबरा गया था, लेकिन बाद में से पता चला कि ये एक रैबिट है। और फिर वो रैबिट को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, ओ रैबिट, तुम ऊपर से कैसे गिरे? तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं? और रैबिट के हाथ पर थोड़ी सी चोट लग गई थी। वो प्योर ब्लैक कलर का रैबिट था। फांग जी उसे देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक करता है और फिर उसे अपने कमरे में लेकर जाता है, बिल्कुल छुप कर, क्योंकि उसके घर में जानवर पालना मना था। अगर आंटी ने या फिर अंकल ने देख लिया तो शायद गुस्सा हो जाएंगे। उसके हाथ पर उसने अच्छे से पोंछ दिया और एक टेप लगाते हुए कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। वो रैबिट को देखने लगता है। उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे कान बहुत लंबे हैं। तुम ना खरगोश से कुछ अलग लग रही हो, इतने लंबे कान। उसने इसके कान को टच किया। तभी रैबिट हिलता है क्योंकि उसका कान बहुत सेंसिटिव एरिया था। और वो रैबिट भी उसे आइज ब्लिंक करके देखता है। वांग जी उससे कहता है, अब तुम सो जाओ। वो उसे एक पेटी में रखता है, बट रैबिट वहाँ से बाहर आ जाता है। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? ठीक है, तुम मेरे पास सो सकते हो। ये बोलकर वो उसे बेड के ऊपर लेकर रख देता है। वांग जी लेट जाता है। उसने कहा, हे रैबिट, तुम ऊपर से कैसे गिरे? हाँ, तुम्हें पता है, सब लोग मुझे पागल कहते हैं। मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है और मैं ही सोचता हूँ कि चांद पर भी रैबिट। फिर वो रुक गया। उसने कहा, कहीं तुम चांद से तो नहीं आए हो? क्योंकि तुम ऊपर से गिरी। वो रोशनी गिरी। मैंने उसे समझा वो शूटिंग स्टार है, बट क्या वो तुम थे? इसका मतलब तुम चांद से आए हो? वो रैबिट उसे ब्लिंक आइज से देख रहा था।
रैबिट ने कहा, क्या ये पागल है या फिर इसका दिमाग ख़राब है? बट ये बहुत स्वीट है और क्यूट भी। वांगजी ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे पता है शायद तुम भी मुझे पागल समझ रही हो। ये बोलकर वो लेट गया। उसने आंखें बंद करते हुए कहा, गुड नाइट, कल कॉलेज बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। वांगजी सो गया था। थोड़ी देर बाद वो रैबिट ह्यूमन फॉर्म में आ गया। उसके छोटे से पूंछ आए और हेड के ऊपर क्यूट क्यूट दो लंबे लंबे कान। उसने वांगजी को उसकी माउथ को स्मेल किया, उसके फेस को। वो विंग था, रैबिट प्रिंस विभूषण। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, तुम्हारा दिल से शुक्रिया कि तुमने मेरी हेल्प किया। तुमने मेरे हाथ पर बैंडेज लगा दिया। उसने बैंडेज को निकाल दिया। घाव अपने आप भर चुके थे। उसने कहा, मैं मॉर्टल हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है, मेरे घाव अपने आप भर जाते हैं। वो वांगजी की जो बाल थे उसकी जो फेस पर आ रहे थे उन्हें हटा दिया। उसने कहा, तुम बहुत स्वीट एंड बहुत क्यूट हो, और तो और तुम बहुत काइंड हो। सच में डैड ने कहा था कि धरती पर पहुंचने के बाद जिसको भी मैं अपने सामने पहले देखूंगा वो मेरा सोलमेट होगा। शायद तुम ही मेरा सोलमेट हो। वो वांगजी के करीब आता है। उसकी गर्म सांसें वांगजी की फेस के ऊपर गिर रही थी। अचानक वांगजी की नींद टूट जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। वो अपने सामने किसी और इंसान को अल्फ़ा को देखकर घबरा जाता है और फिर ज़ोर से चिल्लाता है। तुरंत विंग अपनी एक फिंगर वांगजी की फॉरहेड के ऊपर रखता है और वहाँ से एक लाल कलर की रोशनी निकलता है और वांगजी की आंखें नीचे हो जाती हैं। वो चुप हो जाता है। विंग ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ, बच गया। फिर उसने वांगजी को देखते हुए कहा, हेलो हेलो। वांगजी ने कहा, हाय प्रिंस। फिर विंग ने कहा, तो तुम हिप्नोटाइज हो गए हो। ये बोलकर वो सीधा होकर बैठ गया। वो अपने पैरों को बेड के ऊपर लंबा करके फैला देता है। उसने कहा, हाँ, पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वांगजी उसे देखते हुए कहा, मेरा नाम लान वांगजी है। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग उसके नाम को दोहराते हुए कहा, लान वांगजी, कितना स्वीट नाम है। वांगजी ने कहा, बट आप मुझे लानसान बुला सकते हो, ये मेरा बर्थ नेम है। विंग ने कहा, लानसान। वांगजी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तुम्हारी एज कितनी है? वांगजी ने कहा, मैं 20 साल का हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ। विंग ने कहा, वाह, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वांगजी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, आप कौन हो? फिर विंग ने कहा, तो तुमने मुझे प्रिंस क्यों बुलाया? वांगजी ने कहा, मैं एक सपना देख रहा था कि रैबिट प्रिंस मेरे सामने आया है और मैं उसी से बात कर रहा था। अचानक मेरी नींद टूट गई। विंग ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं ही हूँ वो रैबिट प्रिंस जिसकी तुम बात कर रहे हो। तुम्हें पता है मेरा नाम विभूषण है, बट तुम मुझे प्यार से विंग बुला सकते हो। वांगजी ने कहा, विंग? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, और हाँ, मुझे प्रिंस मत बुलाना क्योंकि आज से हम सोलमेट हैं। वांगजी ने कहा, सोलमेट? ये सोलमेट क्या है विंग? विंग ने कहा, सोलमेट, इसका मतलब हम हस्बैंड से हैं। वांगजी विंग को देखने लगता है। उसने अपनी आइज़ को दोबारा ब्लिंक किया। विंग ने कहा, पता है डैड ने मुझे किंग घोषित करने के लिए मना कर दिया क्योंकि मेरे पास कोई सोलमेट ही नहीं था, तो उन्होंने मुझे धरती पर भेज दिया। और पता है उन्होंने रूडली बोल दिया है कि जिसको मैं सामने देखूंगा वही मेरा सोलमेट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें देखा है, सो तुम ही मेरे सोलमेट हो। वांगजी ने कहा, क्या क्या सच में? विंग ने कहा, हाँ, बट कोई रिएक्शन तो दो। वांगजी बस हैप्पी हो जाता है। विंग ने कहा, जबकि हम सोलमेट हैं तो हम साथ रहेंगे, और जब तुम राज़ी हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपने साथ अपना किंगडम लेकर जाऊंगा, ठीक है? वांगजी विंग को देखने लगता है। विंग ने कहा, वो है कि ना क्या कि जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता हूँ। वांगजी आइस को ब्लिंक करते हुए विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा नींद ख़राब कर दिया।
फांगची ने कहा, नहीं विंग, मैं तो तुम्हारा होना, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही करूँगा, तुमने मेरी नींद खराब नहीं की। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, ठीक है, मैं जो बोलूँगा तुम वही करोगे ना? फांगची ने कहा, विंग ने कहा, ठीक है। वो सीधा होकर बैठ गया। उसने कहा, इधर आओ। अपने फिंगर से उसने बुलाया। वांगजी धीरे धीरे करके उसकी तरफ आ गया। वांगजी उसे देख रहा था। विंग अपनी एक फिंगर से उसके चिन को पकड़ता है और ऊपर उठाते हुए कहा, सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हारा नाम लानसान लानसान है ना? फांगजी ने कहा, हाँ विंग, तुम्हारे मुंह से लानसान कितना स्वीट एंड रोमांटिक लग रहा है। विंग ने कहा, ठीक है, चलो इस पल को और ज़्यादा रोमांटिक बनाते हैं। फांगजी ने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा विंग? विंग ने कहा, अपने लिप्स को दिखाते हुए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाह रहा हूँ? फांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ विंग। वो विंग के ऊपर कूद गया। वो उसकी गोद के ऊपर बैठ गया। वह विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, मुझे समझ में आ गया विंग कि तुम क्या कह रही हो। मैंने बहुत सारे नॉवेल्स में पढ़ा है और पता है मैं ये सब बिल्कुल माहिर हुई सब में, और मैं सब कुछ जानता हूँ। विंग ने कहा, और रियली? उसने एक नोटिस स्माइल किया। वांगजी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, तो फिर शुरू हो जाऊँ? तुरंत वांगजी उसके लिप्स के ऊपर अटैक करता है। वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे सक करने लगता है। विंग अपने माइंड में कहा, वाह, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो। वांगजी धीरे धीरे सक कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। विंग उसकी आंखों की तरफ देख रहा था। विंग उसे पटकता है और फिर वांगजी नीचे गिर जाता है। विंग उसके ऊपर आता है और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो उसके लिप्स को सक कर रहा था, बारी बारी में, एक बार अपर लिप, एक बार लोअर लिप, अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वांगजी उसकी बॉडी हॉट मतलब हीट हो रही थी। उसकी बॉडी मतलब गर्म हो रहा था। उसे पसीने आ रहे थे। वो हार्ड होता जा रहा था। विंग पहले से ही हार्ड हो चुका था। उसने कहा, मैं तुम्हें मार्क करूँगा और तुम्हें अपना सोलमेट बनाऊँगा। हमारे यहाँ पर ऐसे ही सोलमेट बनाते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं तो वो लोग सोलमेट बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हम लोग भी सोलमेट बन जाएंगे। वांगजी उसे देखकर अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे अपना सोलमेट बना लो। वांगजी विंग की शर्ट की बटन्स को ओपन करता है। विंग ने कहा, ओह अच्छा, तुम्हें मेरा सोलमेट बनना है? फांगजी ने कहा, हाँ। विंग अपनी शर्ट को निकालता है और फिर फांगजी के जो बटन्स थे उन्हें ओपन करता है और फिर उसे भी निकालता है। विंग वांगजी को अपनी लस्ट भरी निगाह से देख रहा था। वांगजी ने एक आंख मारते हुए कहा, क्या हस्बैंड, तुम क्या सोच रहे हो? वांगजी की माउथ से हस्बैंड वर्ड सुनकर उसे अपनी बॉडी पर हॉट जैसा कुछ फील होता है। सच में तुम कितने क्यूट एंड रोमांटिक हो, विंग ने वांगजी को देखते हुए कहा। उसने वांगजी की नेक को स्मेल किया। उसने कहा, वाह, माय फेवरेट स्मेल, सैंडलवुड। तुम तो बिल्कुल मेरे फेवरेट हो वांगजी, मैं तुम्हें आराम से खा सकता हूँ। वांगजी ने अपनी सिर को हाँ में हिलाया। विंग अपनी नोज़ को रब करता है, अपनी टंग से लिक करता है, छोटे से लव बाइट्स छोड़ता है, उसकी माउथ पर छोटे छोटे बटरफ्लाइज किसेस करता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये उसका फेवरेट एरिया है वांगजी का, जो कि वांगजी के पास है। वो धीरे धीरे करके उसकी पूरे नेक पर छोटे छोटे लव बाइट्स छोड़ता है। वो उसके चेस्ट के ऊपर आता है। चेस्ट पर भी वो लव बाइट्स छोड़ रहा था। वो उसके नेपल्स को देखते हैं जो कि पिंक पिंक से थे। विंग ने कहा, ओह गॉड, तुम कितने हॉट हो वांगजी, आई रियली लव यू। वांगजी ने कहा, लव यू टू हस्बैंड। ये सुनकर वांगजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग को। विंग ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है। उसने कहा, वाह, ये कितने सॉफ्ट है, मैंने कभी ऐसा फील ही नहीं किया। क्या सोलमेट होना इतना ही अच्छा है? तो मैं तुम्हें अपना सोलमेट ज़िंदगी भर रखना चाहता हूँ। क्या ज़िंदगी में तुम मेरे साथ निभाओगे, क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो? उसने वांगजी की गाल को पिंच करते हुए कहा। वांगजी शर्म के मारे थोड़ा सा उसका कान रेड हो गया।
वेंग झुक जाता है। उसने कहा, क्या मैं इन्हें लिक कर सकता हूँ? वेंग जब ये कहा तब वांगजी ने कहा, ऑफ कोर्स। वेंग उसे लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है, लबाइट छोड़ता है और स्क्वीज करता है। वो उसकी जो वेस्ट था उसे पकड़ता है और फिर वहाँ पर स्क्रैच करता है, स्क्वीज करता है, लबाइट छोड़ता है। नेवल के साथ अपनी टंग को लेकर खेलता है। वो उसके ट्राउज़र की बटन को ओपन करता है, ट्राउज़र को निकालता है। वेंग अपना जो ट्राउज़र था उसे भी निकालता है। वेंग एक बार अपने सलाइवा को निगलता है। वेंग पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था। वेंग वीक था। वांगजी अपने दोनों पैरों को अपने खुद से ही खोल देता है और वो वेंग को वेलकम करता है। वेंग वांगजी के पैरों के बीच में आता है और फिर वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है और धीरे से लेट जाता है। वेंग पूरा थक चुका था, धीरे से मूव होता है। वांगजी आउच करता है तो वेंग उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और अपने आप को स्पीड में मूव करता है। जैसे जैसे वांगजी लूज़ हो रहा था, वेंग की स्पीड वैसे ही बढ़ रही थी। वेंग हार्डर पुश करने लगता है। वो बहुत रफ चला गया था। वांगजी की बॉडी अप एंड डाउन हो रही थी। वो पसीने से भीग चुका था। वो लाल पीला हो रहा था। वेंग के भी पसीने छूट रहे थे। ये वेंग के फर्स्ट फीलिंग था और ये फर्स्ट टाइम था। वेंग को पता है कि ऐसे ही सोलमेट बनाते हैं, बट उसे पता नहीं था कि ह्यूमन वर्ल्ड में ये कुछ अलग ही टाइप है। इसे बच्चा पैदा करते हैं, ना कि सोलमेट। बट वेंग के किंगडम में सब लोग ऐसे ही अपना सोलमेट चूज़ करते हैं। वेंग अपनी अल्फा तीत को बाहर निकालता है। तुरंत वो वांगजी को मार्क कर देता है। वहाँ पर एक गोल्डन एंड ब्राउन कलर में एक क्यूट सा रैबिट चमक जाता है। वेंग ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी के सब कुछ दे दिया, अब तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने तुम्हें अपना अल्फ़ाबाइट दे दिया है। इधर वांगजी उसने भी वेंग को मार्क किया, क्योंकि वेंग ने उसे ऑर्डर दिया था, मुझे मार्क करो और अपना अल्फ़ा चूज़ कर लो। वहाँ पर भी एक क्यूट सा लायन बन गया, एक पिंक कलर का लायन जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। वेंग ने कहा, हम दोनों का ये अल्फ़ा एंड ओमेगा मार्क हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे। धीरे धीरे करके वेंग और फर्स्ट मूव होने लगता है। एक ग्राउल के साथ वेंग रिलीज होता है वांगजी के अंदर। वो चुपचाप वांगजी के ऊपर लेट जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड बेटर फील होता है और उसने अपना सोलमेट चूज़ कर लिया था। वो बस बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पर वांगजी की फेस को अपने फिंगर से सहलाते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारा रक्षा करूँगा। मैं तुम्हारा बॉडी गार्ड हूँ और तुम्हें कोई भी हाथ तक नहीं लगा सकता है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। लानजान। उसके मुंह से लानजान वर्ड सुनकर वांगजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने कहा, अब तुम सो जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये बोलकर उसने उसकी आंखों को बंद किया और फिर से उसकी फॉरहेड पर फिंगर से टच किया। वेंग उसके बगल में लेट गया। वांगजी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद वेंग खड़ा होता है, वांगजी को क्लीन करता है, उसे फिर से अपना नाइट ड्रेस पहना देता है और फिर वो खुद उसके बगल में लेट जाता है। वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वांगजी की आंखें तब भी बंद थी, जैसे कि वो आराम से सो रहा हो, बिल्कुल एक क्यूट बनी की तरह। वो उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सो जाओ, बस आराम करो, क्योंकि इसके बाद मैंने सुना है आराम करना चाहिए। वेंग भी सो गया। जब वांगजी की सुबह आँख खुली तब उसकी कमर में पेन हो रहे थे। वांगजी ने कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि रात को मैंने बहुत कसरत की है। वो उठता है। उसने अपने बिस्तर पर देखा तो वो हैरान हो गया। उसने कहा, मैं तो भूल गया कि मेरे पास एक रैबिट है। उसने उसको उठा लिया। तब वेंग अपनी रैबिट फॉर्म में आ चुका था। वेंग आराम से सो रहा था। वांगजी उसे उठाकर पेटी के अंदर डाल देता है। वेंग की नींद टूट जाती है। उससे पहले ही वो निकलने वाला था कि वांगजी पेटी को बंद कर देता है और फिर वांगजी नीचे चला गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांगजी आधे घंटे बाद ऊपर आता है। वो पेटी को फिर से ओपन करता है। वहाँ पर वेंग नहीं था। उसने कहा, ये रैबिट कहाँ चला गया। फिर वो जल्दी से उसे ढूंढने लगता है। उसने कहा, हे तुम कहाँ चले गए। बट उसने कोई आवाज़ नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो बेड पर सोया हुआ है। उसने कहा, ओह अच्छा, तुम्हें पेटी पसंद नहीं है, बेड पसंद है। ठीक है, तुम बेड पर सो सकते हो। उसने उसकी सिर को खुजलाया। उसने उसे कुछ कैरेट्स दिए। वेंग पहले सूंघता है बट वो कैरेट को नहीं खाता है, क्योंकि अभी उसे कैरेट खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वांगजी ने कहा, प्लीज़ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। वांगजी की इतनी रिक्वेस्ट सुनकर
उसने खा ही लिया क्योंकि वांग जी कितनी क्यूट से बोल रहा था। वहीं उसे खाने के बाद वांग जी को फिर से अपनी ब्लिंक आइज से घूरता रहता है। इधर वांग जी अपनी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गया। उसने वहीं से कहा, सुनो तुम बाहर मत जाना, ठीक है? अगर तुम बाहर चले गए तो आंटी तुम्हें देख लेगी और बहुत गुस्सा हो जाएगी, समझी? विंग उसे देख रहा था। विंग ने उसकी सिर को स्कैन किया और विंग ने उसके सारे डाटा को अपने अंदर ले लिया। विंग को पता चल गया कि उसकी आंटी बहुत रूड है और उसका भाई भी, बट उसका अंकल बहुत अच्छा है। विंग ने कहा, उसकी आंटी और उसका भाई उसे पागल कहते हैं। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, तुम अपनी आंखें बंद करके क्या कर रहे हो? क्या तुम फिर से सो रहे हो? विंग उसे देखने लगता है। फिर वो चुपचाप बेड पर सो जाता है अपने सिर को नीचे करके। ये देखकर वांग जी ने कहा, लगता है ये बहुत थक चुका है। ये बोलकर वो चला गया। जब वो अपने दरवाजे के बाहर आता है तब उसकी आंटी ने कहा, तुम किससे बात कर रहे थे? वांग जी ने कहा, अब खुद से ही बात कर रहा था। किससे बात करूं? कोई और है ना मेरे रूम में? मैडम लान ने कहा, तुम बहुत अजीब हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें जो पागल कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। तुम एक नंबर के पागल ही हो। मैडम लान को देखकर वांग जी नीचे आ गया। उसके बाद वो अपनी कॉलेज के लिए निकल गया। शाओ सिंह-चैन उसे चिढ़ा रहा था। फिर से उसने कहा, हे वांग जी, तुम्हें क्या लगता है कि वैन चाओ तुम्हें ऐसे छोड़ देगा? वैन चाओ को तुमने कल बहुत कुछ सुना दिया। मुझे लगता है कि वैन चाओ तुमसे बदला लेने के बारे में कुछ सोच रहा होगा। और तो और तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करे। देखते नहीं हो वैन चाओ मियान मियाओ को कैसे प्रोटेक्ट करता है, हमेशा उसके साथ ही रहता है। और तो और न्यू सांग को भी वैन निंग कितना अच्छे से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो तुम्हें भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। और तुमने देखा ना शुयांग मुझे कितना प्रोटेक्ट करता है। तुम क्या कहते हो? वांग जी ने कहा, हाँ, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में मेरी कोई बॉयफ्रेंड बनेगा। इधर विंग ह्यूमन फॉर्म में वांग जी के पीछे ही चल रहा था। उसको साफ साफ सब कुछ सुनाई दे रहे थे क्योंकि उसके पास खरगोश के कान जो थे। विंग बिल्कुल ह्यूमन बन चुका था। उसके कान और पूंछ गायब हो चुके थे। उसने कहा, ओह, तो वांग जी को एक बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है जो उसे प्रोटेक्ट करे। ठीक है, मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। विंग ने स्माइल किया। उसने मैजिक से एक फ्लावर बुके ला लिया जो कि वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वांग जी की पसंद के बारे में भी उसे ध्यान रखना पड़ेगा। वांग जी कॉलेज के अंदर आता है। वैन चाओ उससे चिढ़ाने लगता है। इधर विंग एक लड़के को देखता है जो कि कॉलेज के अंदर जा रहा था। उसने कहा, क्या मैं कॉलेज का स्टूडेंट बन जाऊँ? लेकिन मैं बनूँ तो बनूँ कैसे? सब लोग मुझे पहचान लेंगे। उसने मैजिक से सब कुछ चेंज कर दिया। उसने कहा, अब मैं एक ह्यूमन की तरह कॉलेज जा सकता हूँ। उसके पास बैग भी आ गई। उसके हाथ में फ्लावर बुके था। उसने बुके को गायब करते हुए कहा, एक नया गेम खेलते हैं। उसने मैजिक से अपने नाम को खाते में लिख दिया और फिर से अब टाइम को सेट कर दिया और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गई। अब विंग इस कॉलेज का एक स्टूडेंट बन चुका था। वो अपने बैग को लेकर जब कॉलेज के अंदर आ रहा था तब सब लोग विंग को ये देख रहे थे। इधर वैन चाओ ने वांग जी को चिढ़ाते हुए कहा, देखो देखो, सिंगल बॉय आ गया है। क्योंकि ये सिंगल है, पता है, क्योंकि ये सिंगल है, क्योंकि इसका दिमाग ख़राब है। ये सुनकर सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वांग जी ने कहा, तुम सब। फिर मियाँ ने कहा, उसे ऐसे मत बोलो, उसे कितना बुरा लगता है। वैन चाओ, तुम्हें पता है वांग जी की बॉयफ्रेंड है। फिर इधर सब लोगों ने कहा, अच्छा वांग जी के बॉयफ्रेंड है। न्यू सांग ने कहा, तो फिर वो कौन है? शाओ सिंह-चैन ने कहा, तुम सब वांग जी को ऐसा क्यों बोल रही हो? मियाँ ने कहा, पता है वो कौन है? वो चांद का खरगोश है जो कि कभी है ही नहीं। ये बोलकर वो सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वांग जी ने कहा, तुम सब बहुत गंदे हो। ये बोलकर वो आगे चला गया। तभी वैन चाओ ने कहा, हे वांग जी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ दूंगा। वो पीछे मुड़ते हुए कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विंग की एंट्री होती है। विंग को देखकर मियाँ ने कहा, ये कौन है इतना हैंडसम? विंग की खुशबू भी काफ़ी अच्छी थी। लड़कियाँ विंग के पीछे पीछे आ रहा था। उसने कहा, क्या ये कोई न्यू स्टूडेंट है? मियाँ ने कहा, कितना हैंडसम है। वैन चाओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हो? यहाँ पर मैं हूँ ना। मियाँ ने कहा, काश तुम नहीं होती।
विंग वांगजी के पास आकर रुक जाता है। उसने कहा, हेलो, मेरा नाम विभूषण है, तो मुझे प्यार से विंग बुला सकते हो। वांगजी ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, तुमने मुझे कहा। तभी मियान मिया और नी हसांग, वैनजिंग और बाकी सब लोग वहाँ पर आ गए और उन्होंने विंग से कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम किससे हाथ मिला रहे हो? तुम्हें पता है ये कितना पागल है? ये कहता है कि रैबिट मून पर रहते हैं। मून पे एक रैबिट है जो कि इसका बॉयफ्रेंड है। सो तुम इससे दोस्ती मत करो, वरना जो मून पे जो रैबिट प्रिंस है ना, वो तुम्हें मार डालेगा। विंग उसे देखते हुए कहा, हाँ, अगर वांगजी को किसी ने तंग किया तो रैबिट उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देगा। ये सुनकर मैंने कहा, क्या कहा तुमने? उसने वांगजी को देखते हुए कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वांगजी ने कहा, तो दोस्त? फिर मिया ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारे पास इतना अकल है, तुम्हें इतना नहीं चल रहा है पता कि ये पागल है? ये कहता है कि मून पर रैबिट है। विंग ने कहा, हाँ तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा, ये भी पागल है क्या? कितना हैंडसम है यार। विंग ने कहा, जाओ यहाँ से, वरना प्रिंसिपल से जाकर शिकायत कर दूंगा कि तुम लोग वांगजी को बुली कर रहे हो। फिर मैंने कहा, क्या? फिर विंग ने कहा, अभी तुम लोग वांगजी से माफ़ी मांगो। फिर वैन जाओ ने कहा, नहीं मांगेंगे, क्या करेगा तू? उसने विंग के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तू आज का आज आया है और तू अपने आप को हीरो समझ रहा है? हाँ, तू जानता है मुझे मैं कौन हूँ? मैं वैन रोहान का बेटा हूँ। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पहले कॉलर से हाथ हटाओ। वैन जाओ ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। वैन जाओ का हाथ इतना दर्द कर रहा था कि वैन जाओ सोच भी नहीं सकता है। जब विंग ने उसके हाथ को छोड़ा तो वैन जाओ के हाथ पे लाल निशान पड़ गए थे। विंग ने कहा, इतनी ज़ोर से भी नहीं पकड़ा, बहुत आराम से पकड़ा था। वांगजी ने कहा, ये है कौन? शाओ शिनचैंग ने कहा, क्या ये कोई हीरो है? सच में क्यों, काफ़ी हैंडसम है। वांगजी ने कहा, चुप करो, हैंडसम तो है ही, बट मुझे डर लग रहा है। फिर विंग ने कहा, अभी के अभी वांगजी के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगो। उन लोगों ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तुरंत विंग ने अपनी चुटकी बजाई और सब लोग नील डाउन हो गए। ये देखकर सब लोग पूरी तरीके से हैरान थे। सब लोगों ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? विंग ने कहा, माफ़ी मांगो। वैन चाओ ने कहा, हरगिज़ नहीं, हम इस पागल से माफ़ी कभी नहीं मांगेंगे। विंग ने फिर से चुटकी बजाई और फिर उन्होंने कहा, वांगजी हमें माफ़ कर दो। ये बोलकर वो अपनी नाक को वांगजी के पैरों के पास रगड़ने लगता है। वांगजी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? विंग ने कहा, क्या तुमने इन्हें माफ़ किया है? वांगजी ने कहा, हाँ हाँ, माफ़ कर दिया है, जाओ जाओ। विंग ने चुटकी बजाया, सब लोग नॉर्मल हो गए। वैन चाओ ने कहा, अभी भी क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं नील डाउन कैसे हो गया और मैंने माफ़ी मांगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विंग ने कहा, अब यकीन करना सीख लो। उसने वांगजी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुनकर वांगजी पूरी तरीके से दंग रह गया। सब लोगों ने कहा, क्या इतना हैंडसम लड़का इसका बॉयफ्रेंड बनेगा? वांगजी तुरंत हाँ बोल दिया क्योंकि शाओ शिनचैंग उसे फोर्स कर रहा था। वांगजी ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। विंग ने कहा, ठीक है, चलो साथ चलते हैं। यार मैंने कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वैन चाओ ने कहा, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। वह वांगजी को लेकर चला गया। सीन कट होता है। लान कुरैन प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी कर रहा था क्योंकि वांगजी को आधा और सिचैन को आधा देना है। ये सुनकर सिचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। सिचैन वैन चाओ से बात कर रहा था और वो लोग पंप पर ड्रिंक कर रहे थे। इधर वांगजी घर आ रहा था। वांगजी के साथ विंग था। विंग चलते हुए आ रहा था। विंग ने कहा, लान जान, क्या तुम कल जल्दी कॉलेज आ सकते हो? वांगजी ने कहा, ऑफ कोर्स। मैं तो भूल ही गया, पता है तुम्हें, मेरे पास एक रैबिट है ब्लैक कलर का, वो बहुत क्यूट है। पता नहीं बेचारे ने पूरा दिन कुछ खाया कि नहीं, मैंने उसे गाजर का टुकड़ा तो दिया था। विंग ने कहा, सिर्फ गाजर का टुकड़ा? ये कोई खा सकता है भला? सिर्फ गाजर का टुकड़ा? उसके साथ कुछ अचार वचार देते और फिर कुछ डम्पलिंग्स जिसमें गाजर भरा हुआ होगा, या फिर कुछ पीनट्स। इधर वांगजी ने कहा, वो गाजर पसंद नहीं करता है क्या, क्योंकि वो एक रैबिट है? विंग ने कहा, तुम उसे डम्पलिंग दे सकते हो या फिर थोड़ा सा चिकन। ये सुनकर वांगजी ने कहा, चिकन? विंग ने कहा, हमारे किंगडम में मैं तो ऐसा ही खाता हूँ, सिर्फ गाजर कोई खा सकता है क्या? वांगजी ने कहा,
क्या तुम्हें लगता है कि रैबिट चिकन खाते हैं? वेंग ने कहा, तुम देख कर देखना। वेंग ने कहा, बट मैं उसका नाम क्या रख आई मीन वांगजिन ने कहा, बट मैं उसका नाम क्या रखूं? वेंग ने कहा, उसका नाम तुम वेंग रख सकते हो। वांगजिन ने हंसते हुए कहा, ये तो तुम्हारा नाम है ना? वेंग ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं तो वही हूँ ना। वांगजिन ने कहा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वेंग ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिर वांगजिन ने कहा कि क्या मतलब है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? वेंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो रैबिट मैं हूँ। वांगजी अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, देखो इतना मजाक भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो तुम मजाक कम किया करो। वेंग ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? वांगजी ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, अब मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे वेंग के बिहेवियर बहुत अजीब से लग रहे थे। वेंग ने कहा, इससे क्या हो गया? मैं तो सच ही बोल रहा था, मैंने झूठ कहाँ बोला। वेंग वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वो रूम में आता है। उसने कहा, अगर वो मुझे देखेगा तो डर जाएगा। वो रैबिट बन जाता है। वो इधर उधर घूम रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वांगजी अंदर आता है। वो रैबिट को देख लेता है और फिर वो रैबिट को गोद में उठाते हुए कहा, हो रैबिट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर उसे वेंग की बातें याद आने लगी। उसने कहा, अजीब कहीं की। इधर हम वेंचाओ को देखते हैं। वेंचाओ ने कहा, तुम्हारा मतलब वांगजी तुम्हारा प्रॉपर्टी आधा आधा ले रहा है? हाँ, उसे देखकर क्या फ़ायदा, वो एक नंबर का पागल है। सिचैन ने कहा, मेरे फादर को कौन समझाएगा? वेंचाओ ने कहा, ठीक है, तुम वांगजी से बात करो और उसे कह दो कि तुम मेगा हो, तुम्हें ये प्रॉपर्टी लेने की क्या ज़रूरत है। सिचैन ने कहा, वो नहीं माने तो? वेंचाओ ने कहा, अगर ना माने तो मुझे कॉल करना, मेरे पास प्लान भी रेडी है, ठीक है? सिचैन ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? वेंचाओ ने कहा, अगर वांगजी ना रहे तो फिर उसकी प्रॉपर्टी कौन लेगा? सिचैन ने कहा, मैं। वेंचाओ ने कहा, ठीक है, तो तुम जा सकते हो, अब तुम अपना काम करो, ठीक है? अब मैं तुम्हारे लिए तो हुई ही। वेंग ने कहा, थैंक यू। आई एम सॉरी, वेंग ने सिचैन ने कहा, थैंक यू। फिर इधर हम वांगजी को देखते हैं। वो प्यार से रैबिट को नहला रहा था। वेंग ने अपने माइंड में कहा, कितना अच्छा लग रहा है नहाते हुए, वो भी गर्म गर्म पानी में। वांगजी ने कहा, तुम्हें पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? मेरी एक नया बॉयफ्रेंड बना है, लेकिन पता है मुझे लगता है कि ना वो थोड़ा अजीब सा है। वो आज कह रहा था कि वो तुम हो। पता है उसने कहा कि तुम्हारा नाम वेंग रखने के लिए, क्या मैं तुम्हें वेंग बुलाऊं? तभी खरगोश ने अपनी शरीर को हिलाया और पानी को फेंका और वह बाथटब से बाहर आ गया। वांगजी ने कहा, वो कितना पागल है ना। उसने कहा कि वो रैबिट है और वो तुम हो। हाँ, सच में पागल ही है एक नंबर का। मुझे तो घबराहट सी हो रही है, क्या मैं इसके साथ रहूं या फिर नहीं? तभी रैबिट से आवाज़ आती है, क्या तुम्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा है? वांगजी ने सोप को फेंकते हुए कहा, क्या तुमने बात किया? फेंग ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा है कि मैं वही हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को विश्वास ही नहीं कर रहे हो। वांगजी नीचे बैठ गया, उसके सिर चकरा गया, वे बेहोश हो गया। जब वांगजी की आँख खुलती है तब उसके सामने वेंग था। उसे देखते हुए वांगजी उठकर बैठ गया। उसने कहा कि क्या वो रैबिट कहाँ गया? तो तुम कैसे आ गए? वो कहाँ चला गया? उसने बात किया मेरे सामने, पता है? वेंग ने कहा, शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने वांगजी की फेस को पकड़ा। उसने कहा, देखो मुझे, मैं यहीं पर ही हूँ। वांगजी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम रैबिट कैसे हो सकते हो? तो तुम तो इंसान हो ना। फिर वेंग उसके सामने ही रैबिट बन जाता है। ये देखकर वांगजी की आंखें बड़ा बड़ा हो गया। उसने कहा, क्या तुम रैबिट? वेंग फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है। उसने कहा, लांजान, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत अजीब बात है, लेकिन सच कहो तो मैं रैबिट प्रिंस हूँ। वांगजी ने कहा, क्या तुम रैबिट प्रिंस हो? वेंग ने अपने कान और पूंछ को बाहर निकालते हुए कहा, क्या देखो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? वांगजी ने कहा, हो गॉड, सपने में मैंने तुम्हें तो देखा था। वेंग ने अपने आइज को ब्लिंक करते हुए कहा, मुझे देखा था? उससे याद आया कि वांगजी सपने के बारे में उससे कल रात बात कर रहा था। उसने कहा, रियली? वांगजी ने कहा, हाँ, तुम मेरे ड्रीम प्रिंस हो। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैं क्या क्या करता रहता हूँ। मैं इतने दिन तक सिंगल था सिर्फ तुम्हारे लिए। वेंग ने कहा, मुझे देखकर फिसल गए। वांगजी ने कहा, वो वेंचा को बस ऐसा ही मैं देख कर तुम्हें हाँ बोल दिया। ये सुनकर वेंग ने कहा, पर तुम काफ़ी समझदार हो और काइंड भी। कल रात तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए थैंक यू सो मच वांगजी। वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं, क्या मैं तुम्हें वेंग बुला सकता हूँ?
प्रिंस आई मीन रैबिट प्रिंस विंग। विंग ने कहा ये रैबिट और प्रिंस बोलना बंद करो, मुझे सिर्फ विंग कहो। तुम्हारे मुंह से विंग वर्ड काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगता है। ये सुनकर विंग ने कहा वांगजी ने कहा क्या? विंग ने कहा हम दोनों सोलमेट्स हैं। हस्बैंड तुम मेरी वाइफ ही हो। वांगजी ने कहा वाइफी? विंग ने कहा हाँ, कल रात मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। ये देखो मेरा बाइटिंग मार्क। ये देखकर वांगजी ने कहा कि क्या ये तो मेरा ओमेगा मार्क है। विंग ने कहा तुम्हारे नेक पर है मेरा अल्फ़ा बाइट। वांगजी ने चेक किया आईने के पास जाकर, उसने कहा ये कैसे हो गया? विंग ने वांगजी की सिर के अंदर फिंगर रखा, आई मीन फॉरहेड के ऊपर फिंगर रखा और उसके अंदर यादें भर दिया। वांगजी को पूरी बात याद आ गई। उसने कहा ये सब क्या है? वांगजी लाल पीला हो गया और वो शर्म के मारे कंबल के नीचे जाकर छुप गया। विंग कंबल को हटाते हुए कहा क्या बात है, तुम छुप क्यों रहे हो? वांगजी ने कहा ये कितनी शर्मनाक बातें हैं। मैं और ये सब क्या हो गया? विंग ने कहा मैंने तुम्हें अपना बना लिया है और इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम्हारे यहाँ पर भी ऐसा ही होता होगा ना? वांगजी ने कहा यू जस्ट शट अप, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, समझी? विंग ने कहा ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है? वांगजी ने कहा हमारे यहाँ पर शादी किया जाता है, कस्में लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को कबूल करते हैं और फिर जाकर शादी कंप्लीट होती है, समझे? उसके बाद वेडिंग नाइट होती है और फिर तब ये सब होता है, उससे पहले नहीं होते हैं। विंग ने कहा इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पर सिर्फ इसे बच्चा पैदा करना कहते हैं और इससे पहले शादी करते हैं? वांगजी ने कहा हाँ बुद्धू। विंग ने कहा तब मैंने गड़बड़ कर दिया। ठीक है हम दोनों कल शादी कर लेंगे, मैं चर्च में तुम्हारे लिए वेट करूँगा, तुम कॉलेज के बाद आ जाना। वांगजी ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा शादी कर लेंगे? विंग ने कहा क्यों, तुम शादी नहीं करोगे मुझसे? वांगजी ने कहा नहीं करूँगा लेकिन अंकल से बात तो करना पड़ेगा ना। वांगजी ने कहा अंकल से बात करना पड़ेगा? आई मीन विंग ने कहा वांगजी ने कहा हाँ अंकल से बात करना पड़ेगा मैं तुम्हें अंकल के पास लेकर आऊँगा और कहूँगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और फिर वो मान जाएंगे तो हम शादी करेंगे, ठीक है? ये सुनकर विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा ठीक है। सीन कट होता है नेक्स्ट डे। जब वांगजी कॉलेज के लिए जा रहा था तब सिचैन ने उसे रोकते हुए कहा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांगजी ने कहा क्या बात करनी है? इधर विंग को सुनाई दे रहे थे क्योंकि वो उसके बहुत करीबी था और उसके कान बहुत तेज़ थे क्योंकि वो एक रैबिट है ना। सिचैन ने कहा फादर ने हम दोनों की प्रॉपर्टी के फाइल्स रेडी किए हैं, आधा तुम्हारा आधा मेरा। वांगजी ने कहा हाँ तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिचैन ने कहा मुझे दिक्कत है। तुम आधा क्यों लोगे वांगजी? तुम 10% लोगे, बाकी 90% मेरा होगा। वांगजी ने कहा क्यों? ये प्रॉपर्टी मेरे फादर की है, तुम्हें मैं आधा दे रहा हूँ, तुम शुक्र मनाओ, वरना पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है, समझे? सिचैन ने कहा तुम देखो वांगजी मैं प्यार से बोल रहा हूँ, तुम एक ओमेगा हो, शादी करके किसी और के साथ चले जाओगे तो ये प्रॉपर्टी तुम मुझे दे दो क्योंकि मैं लांस की वारिस हूँ, समझी? वांगजी ने कहा कि वारिस मुझे नहीं पता, मैं अपनी फादर का इकलौता बेटा हूँ और ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। और हाँ अगर तुमने ज़्यादा कुछ किया ना तो तुम्हें आधा भी नहीं मिलेगा। सिचैन ने कहा वांगजी ने कहा बस मुझे और कुछ नहीं कहना है, हम दोनों के बीच 50-50 का वही होगा, समझी? ये बोलकर वो चला गया। सिचैन ने कहा इसका मतलब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं दोगे? ठीक है वांगजी, अगर तुम नहीं दोगे तो मुझे छीनना ज़रूर आता है, अगर वांगजी नहीं रहेगा तो सारी प्रॉपर्टी तो मेरा ही होगा ना। गुड बाय लान वांगजी। वांगजी जब ये कह रहा आई मीन सिचैन जब ये सब कह रहा था तब विंग ने कहा कि क्या करने वाला है, वो उसे गुड बाय क्यों कह रहा है? सीन कट होता है। विंग शाम के टाइम वांगजी के साथ वापस आ रहा था। वांगजी ने कहा आज अंकल के साथ तुम्हारी मीटअप करवा दूंगा, ठीक है? उसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे। फिर विंग ने कहा तो ऐसे साथ रहते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वांगजी ने कहा कैसा होता है? विंग ने कहा बस इंटीमेट हो जाओ और फिर वो तुम्हारा मेट बन गया। ये सुनकर वांगजी को बहुत ज़्यादा शर्म आती है, उसकी गाल लाल हो गया। उसने कहा इस सेमलेस बातें तुम बंद करो, समझे? विंग ने कहा लेकिन ये तो नेचुरल बात है ना, ये नॉर्मल बात है, हमारे यहाँ पर तो सब लोग बोलते हैं। वांगजी उसकी माउथ पर हाथ रखते हुए कहा बस तुम चुप रहो और हाँ खुद को ये मत बताना कि तुम रैबिट प्रिंस हो, वरना अंकल तुम्हें पागल कहेंगे। वांगजी ने कहा लेकिन क्यों, मैं तो एक रैबिट प्रिंस हूँ ना।
वांगजी ने कहा, तुम कहना कि तुम्हारा नाम विभूषण है, तुम दूसरे शहर से आए हो, और हाँ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बस तुम एक जॉब करते हो, ठीक है? वेंग ने कहा, ठीक है, लेकिन हम झूठ क्यों बोलेंगे वांगजी? वांगजी ने कहा, अगर तुम मुझे चाहते हो शादी करना तो फिर तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, समझे? वेंग ने कहा, ठीक है। जब वेंग को वो घर में लेकर आया तब सिचन घर के अंदर ही था। वो वेंचा से फ़ोन में बात कर रहा था। वेंचा ने उसे प्लान बी के बारे में बताया। सिचन राजी हो गया, उसे हर हाल में ये प्रॉपर्टी चाहिए। जब वेंग को देखता है मैडम लान ने कहा, ये कौन है? इतना हैंडसम बंदा तुम कहाँ से लेकर आए हो वांगजी? वांगजी वेंग को इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी अंकल के साथ। वो कहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर लान कुरान ने कहा, ये सब कब से चल रहा है? वेंग ने कहा, ये तो कल तभी। वांगजी ने कहा, 1 साल से? वेंग ने कहा, 1 साल से? वो वांगजी को देखता है। उसने कहा, क्या धरती पर एक दिन 1 साल होते हैं? मुझे पता नहीं था। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे यहाँ पर टाइम थोड़ा लॉन्ग है? आई मीन धरती पर एक दिन 1 साल का होते हैं क्या? वांगजी ने कहा, हाँ। फिर वेंग ने कहा, तब पर तो 2 साल होगा ना, क्योंकि आज 2 दिन बीत चुके हैं। वांगजी ने कहा, तुम चुप रहो। वेंग ने कहा, लेकिन क्यों? वांगजी ने कहा, क्योंकि मैंने कहा है, और जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक तुम बात मत करना, ठीक है? वेंग ने कहा, ठीक है। लान को रहने कहा, बैठो बेटा। वेंग बैठ गया। मैडम लान पानी लेकर आती है। उसने कहा, क्या तुम बहुत अमीर हो? वेंग चुप था। वांगजी ने कहा, मॉम ये बहुत अमीर है। अब ये एक गवर्नमेंट जॉब करता है और ये दूसरे शहर में रहता है। ये कॉलेज का प्रोफेसर है और इसकी मंथली इनकम 50,000 है। ये सुनकर उसने कहा, 50,000 मंथली? वांगजी ने कहा, हाँ आंटी। फिर मैडम लान ने वेंग को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुकीज़ लेकर आता हूँ। इतना महंगा दामाद मिला है हमें। वेंग बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। लान को रहने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वेंग चुप था। वांगजी उसे देखने लगा। फिर लान को रहने कहा, लगता है तुम बहुत शर्म शाय फील कर रहे हो, है ना? वेंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब तक कुछ चप्पर चप्पर कर रहे थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? लान को रहने कहा, अब तुम्हारी एज कितनी है? वेंग ने कुछ भी नहीं कहा। लान को रहने कहा, क्या तुम बात नहीं कर सकते हो? फिर वांगजी ने कहा, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? वेंग ने कहा, तुमने बात करने के लिए मना किया है ना? ये सुनकर सब लोग वांगजी की तरफ देखता है। उसने कहा, ये मुझे पागल बनाकर छोड़ेगा। वेंग, जब अंकल कुछ पूछेगा तब तुम बात करना, ठीक है? मैंने कहा, फालतू बात मत करो। वेंग ने कहा, क्या बात फालतू होती है? वांगजी ने कहा, तुम चुप रहो, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, ठीक है? वेंग ने कहा, कहाँ? बेडरूम पर? ये सुनकर सब लोग वांगजी को देखते हुए कहा, ये सब क्या है वांगजी? वांगजी ने कहा, वो मजाक कर रहा है, वो बहुत मजाक करता है ना? फिर वेंग ने कहा, मजाक? लेकिन मैंने तो मजाक नहीं किया वांगजी। वांगजी ने कहा, तो तुम चुप क्यों नहीं रहते हैं? फिर वांगजी ने कहा, जब मैं चुप रहूँगा तब तुम मुझे बोलने के लिए क्यों बोलोगे? वांगजी ने कहा, अंकल तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं ना, और तुम्हारा एज बता दो। वेंग ने कहा, मेरा नाम विभूषण है, वैसे धरती पर मेरा एज 20 साल का है। ये सुनकर लान कुरान ने कहा, धरती पर तुम्हारा एज 20 साल का है? तुम कहाँ के हो? वेंग ने कहा, मैं तो मून का हूँ ना। ये सुनकर वांगजी ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चुप हो जाओ, तुम्हें ये कहने के लिए मना किया था ना मैंने। वेंग ने कहा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। लान कुरान ने कहा, तुम्हारी एज 20 साल की है, वांगजी भी 20 साल का है, तो तुम दोनों सेम एज के हो। वेंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। मैडम लान ने कहा, क्या मैंने कभी नहीं सुना कि कोई 20 साल का इंसान कोई कॉलेज का प्रोफेसर है? लान को रहने कहा, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ। वेंग ने कहा, ये तो वांगजी की बात है। वांगजी ने कहा, तुम चुप रहो वेंग, बस चुप रहो, ठीक है? 3:30 बजे इसके बाद बात करना, ठीक है? वेंग ने कहा, ठीक है। लान को रहने कहा, तो तुम्हारी असली एज क्या है? 20 साल ही है ना? वेंग ने कहा, क्योंकि लान कुरान ने कहा, क्योंकि तुम प्रोफेसर हो ना, 20 साल का प्रोफेसर। वेंग ने कहा, दरअसल मेरी एज 2500 साल है। दरअसल मैं मून तभी। वांगजी ने उसकी मौत को पकड़ते हुए कहा, चुप रहो। मैडम लान ने कहा, 2500 साल? ये बोलकर वो बेहोश हो गई। लान कुरान ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वांगजी ने कहा, ये बहुत मजाक करता है, ये मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, अंकल प्लीज़ मान जाइए ना। सुजैन ने कहा, हाँ तुम एक पागल और एक पागल को उठाकर लेकर आए हो।
विंग उसे देखते हुए कहा, क्या आप वांग जी के बड़े भाई हो? मिसेस मतलब मैडम नान को होश आया। फिर इधर से चैन ने कहा, हाँ मैं उसका बड़ा भाई हूँ। क्यों? वांग जी विंग को देखते हुए कहा, उससे बात मत करो ना। विंग ने कहा, बट वो बहुत बहुत क्रूरल है। तुमने क्या प्लान बनाया है? तुम्हारा प्लान भी मुझे सुनाई दिया। ये सुनकर उसने कहा, प्लान भी क्या है? हाँ क्या 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 है? मैंने कुछ प्लान नहीं बनाया, समझे? विंग ने कहा, बट मुझे सुनाई दिया। ये सुनकर तो जैन ने आइस को ब्लिंक करते हुए कहा, नहीं इसे सुनाई नहीं देना चाहिए। अब ठीक है, मैं चलता हूँ, गुड बाय। ये बोलकर वो चला गया यहाँ से। वांग जी ने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ ना। लान कुरैन ने कहा, देखो हमें विंग पसंद है। वांग जी ने कहा, रियली? लान कुरैन ने कहा, हाँ बट उसकी बातें थोड़ी अजीब है। विंग ने कहा, नहीं मैं सही कह रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम चुप रहो। विंग सबको देखता है, अपने आइज को ब्लिंक करता है। लान कुरैन ने कहा, विंग बहुत सीधा साधा भोला भाला सा है वांग जी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो ये शादी पक्की करता है। वांग जी ने कहा, ठीक है, अब हम कब शादी करने वाले हैं अंकल? लान कुरैन ने कहा, उसके फैमिली मेम्बर से बात नहीं करेंगे? वांग जी ने कहा, उसके फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। अब मतलब मैं बनूँगा। लान कुरैन ने कहा, ओह अच्छा विंग, मुझे बुरा लगा कि कोई भी नहीं है। विंग ने कहा, हाँ धरती पर मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। लान कुरैन ने कहा, धरती पर? फिर वांग जी ने कहा, ये मजाक कर रहा है, मजाक। लान कुरैन ने कहा, इस बात को भी मजाक? कोई बात नहीं विंग, अब तो शादी कब करनी है? विंग ने कहा, अगर आप अभी दोगे तो अभी, कल दोगे तो कल, परसों दोगे तो परसों। लान कुरैन ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, कल नहीं, अब एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद। लान कुरैन ने कहा, ठीक है वांग जी, एक हफ्ते बाद। वो विंग को देखने लगता है। विंग ने कहा, जो वांग जी बोलेगा वही होगा। लान कुरैन ने कहा, ठीक है। फिर वांग जी ने कहा, अब उसे घर जाना है। ये बोलकर वो उसे खड़ा करता है। फिर विंग ने कहा, लेकिन मेरा घर तो वहाँ पर है ना। उसने वांग जी की रूम की तरफ इशारा किया। लान कुरैन ने कहा, क्या? फिर वांग जी ने कहा, मजाक मजाक कर रहा है। ये बोलकर वो उसे बाहर लेकर आ जाता है और उसे धक्का मारते हुए कहा, तुम अभी जाओ, ठीक है, अब मेरे रूम में आ जाना मैजिक से, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अंदर चला गया। विंग ने कहा, क्या? बट ऐसा क्यों बिहेव किया? उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया और वहाँ से गायब हो गया। लान कुरैन ने कहा, वो कौन था वांग जी? वो ऐसा बात क्यों कर रहा था? अजीब है, क्या तुम उसके साथ रह सकोगे? वांग जी ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। लान कुरैन ने कहा, ठीक है वांग जी। इधर वांग जी ऊपर आ गया। ऊपर आते हुए उसने कहा, अब तुम बिल्कुल पागल हो क्या विंग? विंग तब रैबिट बनकर बेड के ऊपर खेल रहा था। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैंने मना किया ना ऐसा बोलने के लिए। तभी विंग ने कहा, बट तुम्हारा अंकल पूछ रहा था, मैं क्या करूं? वांग जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। डिनर के बाद विंग उसके लिए सूप लेकर आता, वांग जी उसके लिए सूप लेकर आता है और कुछ डम्पलिंग्स भी। विंग मज़े से खाता है। उसने वांग जी की तारीफ़ करते हुए कहा, सच में तुम बहुत अच्छे हो। वांग जी ब्लश करता है। फिर रात में वांग जी जब सोने जा रहा था तो उसने देखा कि विंग बेड पर लेटा हुआ है और वो वांग जी की मोबाइल को देख रहा है। उसने वांग जी की मोबाइल को देखते हुए कहा, मैंने सुना है इसे स्मार्टफ़ोन कहते हैं, बट हमारे किंगडम में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। हम एक दूसरे से माउस से बात कर सकते हैं क्योंकि हमारी कान बहुत तेज़ है ना। वांग जी ने कहा, हाँ तुम्हें चलाना आता है? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स आता है, मैं वाकिफ़ हूँ। तुम्हारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है ना? आगे चलकर ये दुनिया और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। फिर वांग जी ने कहा, विंग एक बात बताओ, तुम तो एक रैबिट प्रिंस हो ना, तुम इमॉर्टल हो और मैं एक ह्यूमन हूँ। मैं 100 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता हूँ, उसके बाद तुम्हें बूढ़ा हो जाओगा ना, फिर तुम मुझे प्यार नहीं करोगे? विंग ने कहा, किसने कहा कि तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम ओल्ड मैन बन जाओगे? फिर वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ। विंग ने कहा, जब तुम मेरे बेबी को बर्थ दोगे ना, तुम भी इमॉर्टल बन जाओगे क्योंकि तुम मेरे बच्चे का माँ जो बन जाओगे। ये सुनकर वांग जी प्लस करते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, तुम हर बात पर शर्माते क्यों हो? मुझे समझ में नहीं आता वांग जी। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, ये हम ह्यूमंस हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आ सकते हैं क्योंकि तुम लोग रैबिट हो और रैबिट बेशरम होते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, बेशरम?
इसे बेशरम किसे कहते हैं? फिर वांगजी ने कहा, जिन्हें कोई शर्म ना रहे वो बेशरम होते हैं। फिर वेंग ने कहा, क्या वो बहुत बुरे होते हैं? वांगजी ने कहा, मैंने नहीं कहा, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छे हो ना वेंग। वेंग ने कहा, ठीक है तो मैं बेशरम हूँ क्योंकि मैं अच्छा हूँ ना। वांगजी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ वेंग। फिर वेंग ने कहा, ठीक है आज से तुम मुझे बेशरम वेंग बोलना क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। वांगजी ने कहा, तुम कितने भोले हो वेंग, इसलिए तुमने कोई सोलमेट नहीं चूज़ किया। वेंग ने कहा, क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं था, क्योंकि तुम जैसा खूबसूरत तुमेगा मुझे मिला ही नहीं। वांगजी ने कहा, तुम बहुत भोले हो और बहुत प्यारे हो। वेंग ने कहा, ठीक है चलो अब सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। वांगजी ने कहा, ठीक है। उसने देखा कि वेंग अपने शर्ट को निकाल रहा है। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वेंग ने कहा, क्या मतलब है, शर्ट को निकाल रहा हूँ, हमें सोना है ना। वांगजी ने कहा, इस शर्ट पहन के ही सोते हैं ना। वेंग ने कहा, क्या हम वो सब नहीं करेंगे? वांगजी ने कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वेंग ने कहा, क्योंकि क्योंकि हमारे हमारी शादी हो चुकी है ना, हम मेड बन चुके हैं। मैंने तुम्हें माफ़ किया है, तो हमें ये ब्लडी में से ब्लडी चालू रखना पड़ेगा, वरना तुम बेबी को बर्थ कैसे दोगे और तुम इमोर्टल कैसे बनोगे? वांगजी ने कहा, अगर मैंने बेबी को बर्थ दे दिया तो मैं इमोर्टल बन जाऊँगा। वेंग ने कहा, उसके बाद उसके बाद तो मेरे साथ रहोगी ज़िंदगी भर। वांगजी ने स्माइल किया। उसने वेंग को देखते हुए कहा, ठीक है तो हम लोग वो करेंगे। ये सुनकर वेंग ने कहा, उसने वांगजी के ऊपर छलांग लगाई और वांगजी नीचे गिर गया और वांगजी के ऊपर आ गया और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया, छत को एक झटके में निकाल दिया। पूरे फ्लोर में सिर्फ वेंग और वांगजी के ट्राउज़र और शर्ट नीचे गिरे हुए थे। वेंग मूव हो रहा था, उसकी आंखें बंद थी, उसे एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। वांगजी लाउडली मौन कर रहा था और स्वीटली वेंग ने अपनी पावर से पूरे रूम को साउंड प्रूफ कर दिया था और फुल स्पीड में मूव हो रहा था। उन दोनों के बेड कांप रहे थे। वांगजी की चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। वेंग एक बार स्क्वेज करता है और एक बार पिंच करता है और लिक करता है और अपने आप को मूव करता है। वांगजी पसीने से भीग रहा था। उन दोनों की बॉडी आपस में रब हो रही थी, जिसके कारण वांगजी की बॉडी रेड पड़ रही थी। वेंग बस आंखें बंद करके इसे फील कर रहा था और प्लेजर को महसूस कर रहा था। वांगजी उसे और फर्स्ट कह रहा था और वेंग और भी ज़्यादा फर्स्ट एंड रफ होने लगता है। वांगजी इसे फील कर रहा था, उसे उस टाइम जो फील हुआ था, बट ये जो वो फील कर रहा ना इस वक्त, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वेंग वेंग पहली बार से भी इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और जेंटल भी था। वेंग को पता है कि वो अपनी मेड को खरोच नहीं पहुंचा सकता है, बस उसे खुश कर सकता है। उसे बस वांगजी को खुश करना है, ना कि उसे हार्ट करना है। वो रात उन दोनों की ऐसे ही बीत जाती है। सुबह होती है। जब वांगजी की आँख खुलती है तब वो देखता है कि वो वेंग के बाहों में है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो वेंग के नोज़ को टच करता है, उसके आईब्रोज को, उसके लिप्स को। तभी वेंग को मतलब उसका नींद खुल जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, क्या तुम मुझे सोने नहीं दोगे या फिर तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हें तंग करूं? वांगजी उसे देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। उसने कहा, कल रात जो कुछ भी हुआ। वेंग ने कहा, वांगजी ने कहा, क्या तुम वो सब की बातें कर रहे हो? वेंग ने कहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। तो वांगजी ने उसके माउथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बार बार इंटीमेट वर्ड क्यों लाते हो, मुझे बहुत शर्म आती है। वेंग ने कहा, ये तो एक नॉर्मल बात है जो कि हस्बैंड वाइफ के बीच कॉमन है, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हस्बैंड अभी तुम्हारे साथ? वांगजी ने कहा, चुप हो जाओ। उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वेंग उसे अपनी बाह में उठा लेता है और फिर उसे किस करते हुए बाथरूम तक लेकर जाता है। वो शावर को ऑन कर देता है और उसके लिप्स को सक करने लगता है। वो उसकी बॉडी को अपने हाथों से रब कर रहा था और वांगजी भी उसके बालों को सहला रहा था और उसे किस बैक कर रहा था। बाथरूम के अंदर उनकी हॉट सी साउंड आ रही थी। वेंग फिर से फुल स्पीड में मूव हो रहा था। वो दोनों वॉल से लगे हुए थे। वांगजी वेंग की पीठ को नोच रहा था, बट यह फीलिंग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वेंग एक बार और उसके अंदर रिलीज़ होता है। वेंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था, वो उसकी थाई को टच कर रहा था, उसकी लोअर बॉडी पार्ट को।
सीन कट होता है। इधर वहीं वांगची से कहता है, मैं तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस रेडी करता हूँ। वांगची ने कहा, बट आज मुझे कॉलेज में इम्पोर्टेंट काम है, सो मुझे जाना पड़ेगा विंग, तो अपना ध्यान रखना। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, बट हमारी शादी है ना। वांगची ने कहा, ठीक है। इधर सिचेन वेंचाओ से बात कर रहा था। वेंचाओ ने कहा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। देखो तुम वांगची को ही गायब कर दो। सिचेन ने कहा, मैं ऐसा क्या करूं कि वांगची गायब हो जाए, और ये विंग देखो कैसे चिपक चिपक के घूम रहा है इसके साथ। हाँ बोलो, क्या बातें कर रहे थे कि आज वेडिंग ड्रेस खरीदने जाएंगे। वांगची ने कहा, कुछ इंपॉर्टेंट काम है तब वो बस कॉलेज आया है। वेंचाओ ने कहा, मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे पास अच्छा मौका है। जिस दिन इनकी वेडिंग होगा उस दिन तुम वांगची को गायब कर देना। सिचेन ने कहा, बट मैं उसे लेकर कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेंचाओ ने कहा, मेरे पास लेकर आना, मैं उसके घमंड को तोड़ दूँगा। उसके बाद उसे 7 कोड़ियाँ भेज दूँगा और वहाँ पर वो हमेशा एक वैसा बनकर रह जाएगा जो हमेशा अल्फाज को सर्व करेगा। ये सुनकर सिचेन ने कहा, अच्छा, इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा ना। वेंचाओ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। सिचेन ने कहा, ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो मैं अगले हफ्ते वांगची को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि डैड ने कहा है अगले हफ्ते उनकी शादी है। वेंचाओ ने कहा, ठीक है, तुम बस वांगची से ये कहना कि तुम एक ब्यूटी पार्लर में जाओगे रेडी होने के लिए, और वहाँ से रेडी होकर आओगे। एक हफ्ता तुम उससे कुछ अच्छे से ही बिहेव करना, ठीक है। सीन कट होता है। जब वांगची घर आता है तब ये देखता है कि सिचेन उसके लिए जूस लेकर आया है। ये देखकर वांगची ने कहा, गगा क्या बात है, कल तक मुझे बहुत गुस्सा थे मुझसे, बट आज आप मेरे लिए खुद जूस लेकर आए हो। सिचेन ने कहा, ये तुम्हारे लिए है वांगची, उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। वांगची ने कहा, थैंक यू। ये बोलकर वो जूस को लेकर ऊपर चला गया। जब वो ऊपर गया तो वहाँ पर विंग नहीं था। उसने बेड के नीचे देखा, बाथरूम में देखा, ड्रॉयर में देखा, जो बक्सा था उसके अंदर देखा, कंबल को उठाते हुए देखा, तकिए के नीचे देखा, लेकिन कहाँ पर भी विंग नहीं था। कहीं पर भी विंग नहीं था। विंग को बिना देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वांगची बहुत टाइम तक विंग को मिस कर रहा था। वो चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था, वो सितारों को देख रहा था। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि रैबिट प्रिंस अब मेरे वुड भी हस्बैंड है, हस्बैंड बन चुके हैं। ये बोलकर उसने अपने आल्फा बाइट को टच किया। सच में वो लोग रात भर कितना रोमांस करते हैं। उसका हस्बैंड कितना रोमांटिक और केयरिंग है। मैडम लान ने कहा, ओ महारानी के बेटे, क्या तुम्हें डिनर नहीं करना है, अंदर आकर बुलाओ। वांगची नीचे आते हुए कहा, ओ आंटी, बस कुछ दिन का ही मेहमान हूँ, कम से कम थोड़ा प्यार से बुलाइए। आंटी ने कहा, तुम्हें और प्यार से बैठ जाओ, और वैसे भी आज डिनर बहुत स्पेशल है। वांगची ने कहा, सच में। फिर वो बैठ गया। मैडम लान ने कहा, आज मैंने मीट बनाया है। सिचेन ने कहा, ये खास मैंने तुम्हारे लिए क्या है वांगची। वांगची ने कहा, अच्छा क्या बात है गगा, आज आप कुछ मेरे लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल कर रहे हो। सिचेन ने कहा, क्योंकि तुम मेरा भाई जो हो। फिर मैडम लान ने कहा, सब लोग बैठ जाओ। लान कुरैन भी बैठ गया। उसने कहा, अरे वाह मीट। वांगची ने कहा, ये मीट क्या ये मटन है। फिर तभी सिचेन ने कहा, नहीं मटन नहीं है। वांगची माउथ के अंदर ले रहा था। फिर उसने कहा, यह रैबिट का मांस है। ये सुनकर वांगची के हाथ से वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। उसने कहा, क्या क्या कहा तुमने, किसका मांस है, ये मीट किसका है। सिचेन ने कहा, रैबिट का। क्यों, तुम्हें नहीं खाना। वांगची अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, रैबिट का। मैडम लान ने कहा, तुमने उसे क्यों बताया, तुम्हें पता है ना कि वांगची रैबिट से कितना प्यार करता है, अब वो नहीं खाएगा। वांगची की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, तो तुम्हें ये रैबिट कहाँ से मिला। सिचेन ने कहा, ये रैबिट ये हमारे बगीचे में था और घूम रहा था, घास खा रहा था, तो मैंने इसे पकड़ लिया। वांगची ने कहा, ये किस कलर का था। सिचेन ने कहा, ब्लैक कलर का। क्यों, ये प्योर ब्लैक कलर का है, कि इसका मांस बहुत स्वीट है। सिचेन ने खाते हुए कहा। वांगची रोते हुए उठ गया। उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया। सिचेन ने कहा, क्या मतलब है मैंने ऐसा क्या किया। वांगची ने कहा, तुमने इसे काट कर खाना बना लिया। मैं अगर मैंने नहीं बताया कि विंग रैबिट है तो ये लोग मुझे फिर से पागल कहेंगे। ये सब क्या हो गया। विंग
वो रो रहा था। वो अपने रूम के तरफ चला गया, दरवाजे को बंद कर लिया। सिचैन ने कहा, अब इससे क्या हो गया? मुझे पता है कि इसे रैबिट पसंद है। मैडम लान ने कहा, क्योंकि इसे रैबिट पसंद है इसीलिए वो नहीं खाएगा, इसीलिए वो रो रहा है। जाने दो उसे। लान को ने कहा, सिचैन तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है ना फांग जी को ये सब पसंद नहीं है, तुमने क्यों कही ऐसी बातें? फांग जी रो रहा था। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे बार बार विंग का चेहरा याद आ रहा था, जिस विंग को वो इतना प्यार करता था। वो विंग किचन में है, पक चुका है। वांग जी रोते रोते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। आधी रात थी जब वांग जी करवटें बदल रहा था, तब उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पकड़ के सो रहा है और उसकी गर्म सांसें उसकी फॉरहेड पर गिर रही हैं। वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। जानी पहचानी सी खुशबू से उसने ऊपर की तरफ देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तब धीमी सी रोशनी जो कि रूम के अंदर चल रही थी, उसकी रोशनी में उसका फेस दिखाई दिया। उसकी फेस को देखकर वांग जी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गया। उसने कहा, वो भूत। ये बोलकर वो बैठ गया। इधर हम विंग को देखते हैं जो उठकर बैठते हुए कहा, क्या कहा तुमने? भूत? फांग जी ने कहा, भूत। विंग ने कहा, क्या मतलब है भूत? फांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं था कि रैबिट मरने के बाद भूत बन जाते हैं। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे भूत भूत बोल रहे हो? लेकिन मैं तो विंग हूँ ना। फांग जी ने कहा, तुम विंग हो? उसने रोते हुए कहा, लेकिन मुझे पता है गगा ने तुम्हें पका दिया है, उन्होंने तुम्हें पकड़ कर काट कर पका कर खा लिया। विंग ने कहा, क्या मुझे पकड़ कर काट कर पका कर खा लिया? मुझे पता ही नहीं चला। फांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना, इसलिए तुम भूत बन गई। ये बोलकर उसने विंग को हक कर लिया। वो बहुत रो रहा था क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि विंग भूत बन चुका है। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, मैं भूत बन गया और मुझे पता ही नहीं चला। वैसे ये भूत होते क्या है? फांग जी ने कहा, जो लोग मर जाते हैं ना, जिनकी अधूरी ख्वाहिश रहती है ना, वो भूत बन जाते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश मुझसे शादी करना है ना, मैं शादी कर लूँगा तुमसे विंग, मैं भूत से ही शादी कर लूँगा। विंग ने कहा, क्या क्या मतलब है? मैं मर चुका हूँ? मैं कब मर गया? मुझे पता ही नहीं चला। फांग जी ने कहा, तुम मरे नहीं हो। उसने विंग को मारा। विंग ने कहा, आउच, इतना ज़ोर से कोई मारता है क्या? फांग जी ने कहा, तुम जिंदा हो? विंग ने कहा, क्या मतलब है? तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? फांग जी ने कहा, नहीं, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? गगा ने कहा कि उसने एक रैबिट को पकड़ा और पकड़ खा गया। फिंग ने कहा, मुझे क्या पता। वैसे तुम्हारी बगल वाली जो घर है ना, वहाँ पर एक ब्लैक कलर का रैबिट रहता है। वो सुबह सुबह आकर हमारे आंगन के घास खा रहा था। कहीं तुम्हारे भाई ने उसे पका कर खा तो नहीं लिया ना? फांग जी ने कहा, क्या उसने उस खरगोश को मार डाला? अगर उस आंटी को पता चल गया ना तो वो मेरे भाई के पिछवाड़े पर लात मार देगा। विंग ने कहा, हाँ, मैंने उस रैबिट से बात किया। उसने कहा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया है, जीने का मन ही नहीं कर रहा है, बट ये घास खाकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो और उसका गर्लफ्रेंड यहाँ पर अक्सर घास खाने जाते थे। उसका गर्लफ्रेंड प्योर वाइट कलर का था, लेकिन एक दिन उसे कुत्ते ने खा लिया। ये सुनकर वांग जी अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। उसने विंग को देखते हुए कहा, क्या? विंग ने कहा, अच्छा ही हुआ, वैसे भी उसे मरना ही था। उसने कहा था कि वो मर जाएगा एक दिन, बट वो मरा ही नहीं। फिर आखिरकार से चैन ने उसे मार दिया। सीन कट होता है। फांग जी रोते हुए कहा, बट फिर भी मुझे तुम्हारे लिए फ़िक्र हो रही थी। फिर फांग जी ने कहा, वैसे वो रैबिट जब मर गया, उसने विंग को हक किया। उसने कहा, उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत याद आ रही ना? ये सुनकर फ़िंग ने कहा, उसकी गर्लफ्रेंड आज से 2 साल पहले मर चुकी है। ये साला उसको घुमा रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा दरअसल रैबिट किंगडम में है। तुम चिंता मत करो, ये भी वहाँ पर चला गया होगा और उसके साथ रह रहा होगा। ये सुनकर फांग जी ने कहा, रियली? जो लोग मर जाते हैं वो लोग रैबिट किंगडम में जाते हैं? विंग ने कहा, हाँ, उन्हें एक नया शरीर दिया जाता है और वो ह्यूमन भी बन सकते हैं और इंसान भी। फांग जी ने कहा, क्या तुम कभी धरती के रैबिट थे? विंग ने कहा, नहीं, मेरा ब्लड लाइन किंग की है। मैं एक राजकुमार हूँ। ये सुनकर फांग जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक 2500 साल के इंसान हो, खरगोश हो। विंग ने अपनी कान को बाहर निकालते हुए कहा, अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। फांग जी ने कहा, वाह, तुम्हारे कान। विंग ने छुपा लिया। फांग जी ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया?
वेंग ने कहा अब रहने दो से। फांगची ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा कान देखना है, अभी देखो, तेज दिखाओ ना। वेंग ने कहा ठीक है। उसने अपनी कान को बाहर निकाला। फांगची उसे टच करते हुए कहा वाह, तुम्हारे कान कितने प्यारे हैं सच में। इधर वेंग ने कहा प्लीज़ इसे टच मत करो, ये बहुत सेंसिटिव है, मैं हर्ट हो रहा हूँ। फांगची ने कहा बट मुझे ये बहुत पसंद है, तो मुझे नहीं रोक सकते हो, समझी। विंग विंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा अब बस बहुत हो गया है। उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और दोनों ही बेड पर गिर गए। विंग उसकी नेक से लेकर हर एक जगह पर लिक सक बाइट कर रहा था। फिर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फांगची विंग से कह रहा था और फर्स्ट और विंग वैसा ही कर रहा था जैसा विंग आई मीन वांगजू से कह रहा था। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। सचैन अब वांगजी के साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। वांगजी को उस पर डाउट नहीं हो रहा था क्योंकि सच में सचैन अच्छे से बिहेव कर रहा था। सचैन ने उसे कहा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे शादी के दिन तुम ब्यूटी पार्लर जाकर रेडी होकर आओ। और उसने विंग को देखते हुए कहा तब तक तुम वहाँ पर वेट करना, आई मीन चर्च में। लान को रैन ने कहा ठीक है। मैडम लान ने कहा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ये बोलकर मैडम लान फांगजी के साथ आई मीन विंग को लेकर चर्च में चला गई दूसरे गाड़ी से। और इस गाड़ी से वो लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे थे। फांगजी ने कहा हाँ बट आप मुझे ब्यूटी पार्लर इस तरफ क्यों लेकर जा रहे हो। सचैन ने कहा वहाँ पर एक नया ब्यूटी पार्लर है और वो मेरे दोस्त की है, वो तुम्हें अच्छे से तैयार कर देंगे। फांगजी ने कहा ओह अच्छा, ऐसा क्या। विंग लान कोरैन को देखते हुए कहा अब अभी तक फांगची क्यों नहीं आ रहा है। लान कोरैन ने कहा वो आ जाएगा, चिंता मत करो, पार्लर में थोड़ा वक्त लगते हैं। फिंग ने कहा ये पार्लर क्या होता है, मुझे यकीन नहीं होता कि पार्लर भी कोई चीज़ होती है यहाँ पर। जब वांगजी क्रूज के सामने आता है इसने कहा कि आप मुझे कहाँ लेकर आए हो। वांगजी वहाँ से भागना चाहता था क्योंकि उसे पता है क्रूज में क्या होता है। तो जैन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे भाग सकते हो। हाँ वो वहीं कितना बुद्धू है, उसे मारना बहुत आसान है, तुम चिंता मत करो और मोहम्मद को मैं बोल दूंगा तुम किसी और के साथ भाग गए हो। फांगजी ने अपने आइज को ब्लिंक करते हुए कहा आप मुझे बेच रहे हो। वहाँ पर बेंचा भी था। फांगजी सब कुछ समझ गया। वो क्रूज के अंदर से लेकर आ गया। फांगजी ने कहा प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे विंग के पास जाना है। फांगजी बहुत रो रहा था। सुजैन ने फांगजी को थप्पड़ मारा, वांगजी नीचे गिर गया। वांगजी को जैसे चोट पहुंची, विंग की नेक पे दर्द होने लगा। उसने कहा आह, उसने कहा फांगजी, किसी ने फांगजी को चोट पहुंचाया। लान कुरैन ने कहा क्या, तुम क्या कह रहे हो। विंग ने कहा वो मेरा ओमेगा है, उसे मैंने मार किया है, जब जब उसे चोट लगेगी तब तक मुझे भी लगेगी, लगता है ये मेरा बहन था। तभी वैन चाओ ने फांगजी को लात मारते हुए कहा ओफ फांगजी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी कीमत अच्छी मिलेगी साउथ कोरिया में। इधर से चैन ने कहा मेरा 5 लाख। वैन चाओ ने कहा उन्हें आने दो, उसके बाद मिल जाएगा। फांगजी को फिर से दर्द होता है तो विंग को फिर से एहसास होता है। विंग ने कहा नहीं, ये अलग है। विंग के कान निकल गए ये देखकर। लान को रानी कहा तुम्हारे कान भी हैं। मैडम लान ने कहा कान को छोड़ो, पीछे देखो पूंछ भी है। लान कोरेन और मैडम लान दोनों ही वहीं पर ही बेहोश हो गए। विंग उड़ गया वहाँ से और उड़ते हुए उस क्रूज के पास पहुँच गया जहाँ पर वांगजी की सौदा किया जा रहा था। वांगजी बहुत रो रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था बट वो लोग नहीं मान रहे थे। विंग अंदर आ गया। उसे देखकर वैन चाओ ने कहा अरे ये यहाँ पर। से चैन ने कहा यही तो है वो विभूषण। वैन चाओ ने कहा हाँ मैं जानता हूँ इसे। तो विभूषण तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें डर नहीं है क्या ज़िंदगी और मौत की। पता ये सब लोग माफिया है। विंग ने कहा अच्छा डरना तुम्हें है, मुझे नहीं। तुमने अपनी मौत को बुलाया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा के ऊपर हाथ उठाने की। फांगजी उसके हाथ को काट लेता है। वैन चाओ ने कहा आए उफ। वांगजी विंग के पास आते हुए कहा विंग देखो ना ये लोग मुझे बेच रहे हैं, तुम एक काम करो इन सबको इस क्रूज से बाहर फेंक दो। वैन चाओ ने कहा है तुम एक काम करो इन सबको क्रूज के बाहर फेंक दो। ये सुनो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना कोई गॉड नहीं है, समझे कि हमें ऐसे उठाएगा और पटक देगा, और बॉडी बिल्डर भी नहीं है, इतनी पतलू सा बॉडी लेकर हमें फेंकेगा। विंग ने चुटकी बजाई, एक इंसान अपने आप उड़ते हुए नीचे गिर गया। ये देखकर वैन चाओ और सिचैन आंखें ब्लिंक करते हुए कहा
लगता है उसका पैर फिसल गया। फिर वेंग ने एक और चुटकी बजाई, दूसरा माफिया भी नीचे गिर गया। ये देखकर वन चाओ ने कहा, लगता है ये उसे ढूंढने गया है। वांगजी ने कहा, उसे फेंको, वो मुझे टच कर रहा था। वेंग ने कहा, ठीक है। उसने चुटकी बजाई और वो भी नीचे गिर गया। वन चाओ ने कहा, क्या क्या हो रहा है सब कुछ? अब तुम लोग खुद से गिर रहे हो या फिर अपने आप गिरे हो? वांगजी ने कहा, और इससे भी गिरा दो, पता है इसने मुझे खरीदने की बात किया। वेंग ने कहा, ठीक है। वेंग ने उससे भी गिरा दिया। फैन चाओ ने कहा, ये लोग गेम खेल रहे क्या? फिर फांगजी ने कहा, अब उससे भी गिरा दो, उसने कहा कि पहली रात वो मुझे उसके पास लेकर जाएगा। फेंग ने कहा, ठीक है, इसे थोड़ा स्टाइल से गिराता हूँ। वो पहले उसे गोल गोल घुमाता है और फिर नीचे गिराता है। फैन चाओ ने कहा, तुम दोनों गेम खेल रहे हो क्या? तुम कह रहे हो कि इसे गिराओ उससे गिराओ और वो अपने आप ही गिर जा रहा है। एक मिनट, फेंग, ये तुम इंसानी हो ना? वेंग ने स्पीड से आया और उन दोनों को थप्पड़ मारा, इतनी ज़ोर से उन्होंने लगभग 1200 थप्पड़ मार दिए। और फिर वेंग अपनी जगह पर वापस आ गया। वह जाने का अचानक मेरे गाल पे इतना दर्द क्यों हो रहा है, जैसे कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। वेंग ने इतने स्पीड से किया कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वेंग ने उसे थप्पड़ मारा है। वेंग ने अपने हाथ को झाड़ते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे गाल बहुत सख्त है। फिर उसे चैन ने कहा, क्या मेरे गाल पर दर्द हो रही है? उनके गाल लाल हो गए, इतना दर्द हुआ कि वो लोग नीचे गिर गए। फेंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फांगची को मुझसे अलग करने की? और वेंचाओ, तुम उसे बेचने की सोच रहे थे? और तुम सब? उसने सारे के सारे माफियाज को देखते हुए कहा। सब लोगों ने कहा, भागो यहाँ से, को कूद जाओ वरना यही फेंक देगा। सब लोग कूद जाते हैं। वेंचाओ ने कहा, मैं भी कूद जाता हूँ बोलकर वो भी कूद जाता है। सिचैन ने कहा, मैं भी। फिर वेंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, रुक जा साले साहब, इतनी जल्दबाजी कैसी? ऐसा क्यों कर रहे थे तुम? सिचैन ने कहा, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। वेंग ने कहा, प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने भाई को तुम बेच दोगे। तुम एक दरिंदा हो क्या? सिचैन की आंखें नीचे झुक गई। उसने कहा, तुम एक अल्फा हो, अगर तुम एक ओमेगा होते और वांगजी एक अल्फा होता और वांगजी तुम्हारे साथ ऐसा करता, तुम्हें कैसा लगता सिचैन? बताओ, किसी और को तुम अपने बेड पर बताओ। ये सुनकर सिचैन ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। फांगची, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। वेंग से बोलो मुझे छोड़ दे। फांगची ने कहा, मुझे प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, और वैसे भी मैं वेंग के साथ खुश हूँ और मुझे उसके साथ रहना है। सिचैन ने कहा, मैं फिर वेंग फांगची के हाथ को पकड़ते हुए कहा, कोई शादी वादी नहीं करनी है, शादी पहले हो चुकी है, हमने एक दूसरे को मार्क कर दिया है, अब चलो हम लोग रिंग पहनाते हैं सिचैन के सामने। फिर सिचैन के सामने वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं और फिर विंग वांगजी को किस कर लेता है और फिर वो कहता है, हमारी शादी कंप्लीट हो गई है। सिचैन ने एक बार सलाइवा को निकलते हुए कहा, अब हाँ हो गई है, हो गई है। विंग वांगजी की कमर को पकड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं। वांगजी ने कहा, लेकिन अंकल। फिर विंग ने कहा, उनसे भी रास्ते में मिल लेंगे। ये बोलकर वो उड़ जाता है। ये देखकर सिचैन ने कहा, उड़ गया। ये बोलकर वो बेहोश हो गया। विंग लान कोरैन के सामने आ गया। वो लोग जस्ट अभी होश में आए थे और फिर से बेहोश होने वाले थे। विंग ने उन्हें चुटकी मारकर सीधा कर लिया। विंग ने कहा, देखिए मेरी बात सुनिए। विंग ने अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा, क्या चांद पर रैबिट होते हैं? फांगची ने कहा, हाँ, और ये मून का रैबिट प्रिंस है और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। आंटी ने कहा, मुझे पकड़ो, मैं गिरने वाला हूँ। लान कोरैन ने कहा, बट विंग। मून पर वेंग ने कहा, अब चिंता मत कीजिए, मैं वांगजी को महीने में 2 बार लेकर आऊँगा आपसे मिलने के लिए। लान कोरैन ने कहा, तुमने वांगजी की रक्षा किया, मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ। तुमने वांगजी की जान बचाई और सिचैन को घर आने दो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ उसे। मैंने लान घुटना देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। वेंग हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं वांगजी ने कहा, आप सब कुछ रख सकते हो, जो कुछ ही मेरा था। ये बोलकर उसने वेंग के हाथ को पकड़ लिया। वेंग ने उसके कमर को पकड़ते हुए कहा, गुड बाय। फिर ये बोलकर वो वांगजी को लेकर आसमान में उड़ गया। ये देखकर फिर से वो बेहोश हो गया। मैडम लान कोरैन वहाँ पर उन दोनों को गुड बाय कह रहा था, टाटा कर रहा था। वांगजी ने वेंग को देखते हुए कहा, फिर वेंचा और बाकी सबका क्या होगा? फिर वेंग ने चुटकी मारते हुए कहा, जिन लोगों ने तुम्हें पागल कहा था, जिन सब ने, अब इसी वक्त से वो सब पागल है। ये बोलकर वो उड़ गया। अगले दिन ही सब लोग
वांग जी को पागल पागल बताया था, वो सब लोग पागल हो चुके थे और पागल खाना भर्ती हो चुका था पूरा इंसानों से। इधर विंग वांग जी को लेकर रैबिट किंगडम पहुंच चुका था। जब मिसेस सुई और मिस्टर उई को पता चला कि वांग जी की ह्यूमन है, तो उन्होंने शक जाहिर कर दिया कि ये तुम्हारा सोलमेट नहीं बन सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन है, तो इसे जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर ही रख कर रहो। विंग बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। विंग ना चाहते हुए वांग जी की हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग अब मैं क्या करूँ? विंग ने कहा, लांसान चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं और धरती पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है? मिस्टर वी ने कहा, तुम जल्दी से जाकर इसे देख कर आओगे, ठीक है? वेग ने कहा, ठीक है, मैं तो कभी आऊँगा ही नहीं। ये बोलकर वो वांग जी को लेकर जाने लगता है। वांग जी का सिर चकरा जाता है, वांग जी बेहोश हो गया। वेग ने पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? फिर वांग जी को वो लोग अच्छे से एक बेड पर लिटाते हैं। वो विंग का कमरा था। वो वांग जी को चेक करते हैं। जो वैद था उसने चेक किया, उसने कहा, ये तो प्रेग्नेंट है 1 मंथ का। ये सुनकर मैडम वी ने कहा, क्या? वेंग ने कहा, ये मेरा बच्चा है, क्योंकि मैंने इसे मार्क किया है। उसने वांग जी की अल्फा बाइट दिखा दिया और अपना ओमेगा बाइट भी। ये सुनकर मैडम वी ने कहा, क्या हमारा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है? मिस्टर वी भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गए। वांग जी की प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वांग जी ने उनका ग्रैंड चाइल्ड को कैरी किया था। जो इंसान दिल से साफ़ ना हो, काइंड ना हो और सॉफ्ट हार्टेड ना हो, वो जो रैबिट किंगडम के जो वारिस है उसे कैरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्रू ब्लड लाइन है वो, और उस ब्लड लाइन को वो कैरी नहीं कर सकता है। उससे पहले उसकी मौत हो जाएगी, बट वो 1 महीने से उसे कैरी कर रहा है। इसका मतलब वांग जी बिल्कुल साफ दिल का है, वो नेकदार इंसान है, उसे रखना यहाँ से बिल्कुल सेफ होगा। ये सुनकर फिंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया कि वो उसके बेबी को कैरी कर पा रहा है। वांग जी को हक कर देता है। जब वांग जी होश में आता है, तब उसने वांग जी से कहा, फादर और मॉम हम दोनों के रिश्ते के बारे में मान चुके हैं, अब हम दोनों साथ रह सकते हैं। वांग जी ने स्माइल किया। सीन कट होते हैं। कुछ साल बीत चुके थे। वांग जी ने एक क्यूट से बेबी को बर्थ दिया था, जो कि एक अल्फा बॉय था और जो बहुत ज़्यादा बदमाश था। उसका नाम आई युआन था। उसके 2 छोटे छोटे कान भी थे और वो पूरे महल में हंगामा करता रहता था। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, प्लीज़ खीर खा लो, तुम बहुत बदमाश हो। वांग जी का टमी फूला हुआ था। उसका बेबी बस 4 साल का था और फिर से वांग जी प्रेग्नेंट था। विंग उसके पास आते हुए कहा, क्या हुआ लांजान? वांग जी ने कहा, विंग तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों ही शैतान हैं, समझे? तुम दोनों ही मेरी बातें नहीं सुनते हो। विंग ने उसे उठाते हुए कहा, ठीक है लांजान, एक खीर भी रखो, वो वैसे भी खा लेगा, और उसने अभी भी कैरेट खाए हैं, सो मुझे नहीं लगता उसे खीर खानी है। वांग जी ने कहा, तो तुमने मुझे क्यों उठाया? देखो, जब भी तुम मुझे उठाते हो ना, तब मुझे डर 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 लगता है, समझे? विंग ने कहा, क्यों डर लगता है लांजान? वांग जी ने कहा, छोड़ो, नीचे उतारो मुझे। विंग ने कहा, अबे मुझे वो करने का मन कर रहा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या क्या वो करने का मन कर रहा है? हाँ, तुम हर वक्त सर वही कहोगे। विंग उसे कुछ ना बोलकर ही उसके रूम के अंदर लेकर चला गया। उसने कहा, बस बेबी को हर्ट नहीं करूँगा, तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी रहता हूँ ना। वांग जी ने कहा, विंग के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम समझते क्या अपने आप को? दिन में 1000 बार करते हो वो, लगता है ये तुम्हारा 800 बार हो गया होगा। तुम सुबह से कितनी बार कर चुके हो? तुम शांत क्यों नहीं रहते? विंग ने कहा, क्योंकि मैं एक रैबिट प्रिंस हूँ ना, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट है ना। उसने एक आँख मार दिया। वांग जी ने कहा, नॉटी बॉय। दरवाज़ा बंद हो गया और यहीं पर इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच मेरे फैन फिक्शन को इतने टाइम तक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुँचाई है। सो फिर गाइस, मिलती हो एक और न्यू शानवांग वन शॉट एफ लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।